कॉपी सर आपकी, हाँ दे दीजिए प्लीज, जितने भी हो गए हैं प्लीज अपनी कॉपीज दे दीजिए। ओके ओके, एट लास्ट आई विल टेल, है ना, उसके बारे में हम लोग कर लेंगे डिस्कस। और किसी कॉपी है जो चाहता है कि उसकी कॉपी एक बार मैं देख लूं? So we have now first of all congratulations to all of you जो कि न्यू ईयर के ईव में भी आप लोग यहां पर हैं, है ना। इट इज ऑलवेज सेड दैट कि ये ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है लेकिन डूब नहीं जाना है, राइट। सो वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और जो कि आप लोगों में ये डेडिकेशन देखने को मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ लेट अस सी आवर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन सेज ई-गवर्नेंस इज अ इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड ऑल्सो इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी, वेरी गुड। So in this context, examine the benefits and barriers to the e-governance in India. Now you have to introduce. और हमें पता है कि this theme is very very important. तो either you could introduce by definition, कि वर्ल्ड बैंक की कोई डेफिनेशन है ना, कि e-governance as a use by government agencies of information technologies. The use of information and communication technologies in governance process is e-governance. For example, technologies like wide area network, the internet, mobile computing, all these will constitute e-governance. एक तरीका तो क्या हो सकता है? डेफिनेशन बता दें। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई कोट बोल दो पीएम नरेंद्र मोदी जी का ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटी ऑफ ई-गवर्नेंस इज दैट अ फ्यू की स्ट्रोक can bring smiles in the millions of faces, that is। and next तरीका ये भी हो सकता है कि कोई फैक्ट से आप शुरू करो, है ना। थर्ड इंट्रोडक्शन could be like this कि India ranks with 600 million internet user, India ranks second in the world, accounting for more than 12% of all internet users। ऐसा भी इंट्रोडक्शन हो सकता था। तो 3 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन शुड बी देयर। क्योंकि ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रोबेबल थीम है, तो इसका इंट्रोडक्शन बिफोर हैंड ही प्रिपेयर करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर जाके कुछ इनोवेट करके आ रहे हैं, राइट। क्यों इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज सी दिस दैट हाउ यू इंट्रोड्यूस योर आंसर मेक्स अ बिग डिफरेंस इन व्हाट मार्क्स विल यू फेच इन योर एग्जामिनेशन। अ रॉन्ग स्टेप हियर, इट्स अ गेम ओवर। प्रैक्टिस, मेमोराइज योर इंट्रोज एंड टैगलाइन वेल। नाउ see this message. Hi boss, yes I am pregnant, question mark. So I would need few days leave now to discuss with my boyfriend, please approve my leave, right? And then boss replied, please first discuss with my wife, she read your first couple of messages and why can't you type all this in one message, right? ऐसा ही होता है हमारे साथ में इंट्रोडक्शन के केसेस में, राइट, कि हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन शुरुआत में लिख दिए, कुछ इंफॉर्मेशन बीच में लिख दिए, एंड वी नेवर टेंड टू नो कि हमें पहले से कुछ चीजें याद करके जाने होंगी जो चीजें हमें एक्सप्रेस करना है। देखिए हर चीज के बारे में आप इनोवेट नहीं कर सकते इन द एग्जामिनेशन हॉल, हम लोग हर चीज के बारे में इनोवेट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अप्रोक्सीमेटली 70-80 थीम्स तो हमें प्रिपेयर करके जाना है बिफोर हैंड ना, पेपर 2 के लिए। सारे जो पीवाईक्यूज के थ्रू जितनी भी थीम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना होगा। उसमें से कुछ 11-12 जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली पीवाईक्यू से ही होंगे, है ना। 12 क्वेश्चन के अराउंड पीवाईक्यू से ही होंगे, तो वो वहां पर इंट्रोडक्शन में हमें इनोवेट नहीं करना है। तो ट्राई टू मेमोराइज योर इंट्रो बिफोर हैंड। नेक्स्ट इज यू कैन रिलेट विथ स्मार्ट गवर्नेंस एज वेल, है ना। स्मार्ट के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल,
रिस्पॉन्सिव एंड देन ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, तो उसको भी आप रिलेट कर सकते थे। देन यू कुड हैव रिटन बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। बेनिफिट्स लिखना है, जैसे कि बेटर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी। जो भी टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं वो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं आराम से। यहां पर कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आपको कोट करने हैं, जैसे कि आधार का हो गया, mygov.in का हो गया, है ना। ऑल दीज एग्जांपल्स यू हैव टू कोट, राइट। उमंग हो गया, प्रगति पोर्टल हो गया, राइट, सीपीजी ग्राम्स हो गया, ये ऑल दीज एग्जांपल्स यू हैव टू कोट, ठीक है। एंड सिंप्लिसिटी, इफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, एक्सपैंडेड रीच ऑफ द गवर्नेंस प्रोसेस, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट. These are all are benefits internally as well as externally. That is already given in your model answer, right? Next is like this smart. You have to relate with smart. And what are the barriers to the e-governance? क्या barriers हैं? For example, technical barriers क्या है? पहला तो इशू क्या है? Poor रूरल कनेक्टिविटी है, पूरा रूरल कनेक्टिविटी है। सेकंड इज अनट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है। हाथ में तो मोबाइल है लेकिन कैसे करना है, कैसे यूज करना है ना, कैसे सर्विसेज को एक्सेस करना है, वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि डिफरेंट एप्स वगैरह हैं, डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट एप्स हैं, लेकिन उनमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेसी इशू है। प्राइवेसी के बारे में बोलते हैं कि जब तक एक नौकर की तरह काम करता है तब तक ठीक है, यदि वह मालिक बन गया तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इट बिकम्स डेंजरस, राइट, बिकॉज इट इन्वेड्स इन योर प्राइवेसी, है ना। और प्राइवेसी का जब एस्पेक्ट आ जाता है तो बहुत, फॉर एग्जांपल वी नॉर्मली टेंड टू हियर लॉट ऑफ दीज न्यूज कि जो बहुत सारे एप्स हैं वो आपकी वॉइसेस को सुन रहे हैं, है ना। वॉइसेस को सुनते हैं, उसके बाद उस वॉइसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉड। लगता है कि कोई रिलेटिव ही बोल रहा है, फोन कॉल आता है तो लगता है कि कोई रिलेटिव ही बोल रहा है और उसने पैसे मांग लिए, है ना। सो ऑल काइंड ऑफ दीज फ्रॉड्स हैपन आफ्टर दैट। देन इकोनॉमिक बैरियर्स, हाई कॉस्ट इन ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी आपको लगाना होगा तो आउटकम में तो इजी होता है, लेकिन जब इनिशियल फेजेस में जब आपको टेक्नोलॉजी डालना होगा एंड उसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज सोशल बैरियर। सोशल बैरियर जैसे कि डिजिटल डिवाइड, मैं तो गरीब हूं, सो ओनली 20% ऑफ इंडियंस नो हाउ टू यूज दिस डिजिटल सर्विसेज, ओनली 20%। देन absence ऑफ these vernacular languages। फॉर एग्जांपल जब ये कोविन ऐप आया हुआ था, है ना, तो कोविन ऐप जब आया था तो उस टाइम पे सिर्फ पहले तो उन्होंने इंग्लिश ही यूज किया। बहुत टाइम जब कोर्ट ने कहा कि कैसे आप कर ले रहे हो, कि आप लोग को पता ही है कि हमारे देश में कितने लोग इंग्लिश समझते हैं, तो उन्होंने हिंदी इंक्लूड किया। एंड जब कोविड चला गया तब उसके बाद देयर वाज एम्फेसिस ऑन यूजिंग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर। देन यू हैव टू पुट इन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें क्या पुट करना है, एक केस स्टडी, एक मॉडल केस तो हमें लिखना ही है। और ई गवर्नेंस तो पक्का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन तो पक्का होगा आपके ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, एक क्वेश्चन तो पक्का होगा। अब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एवरीथिंग शुड बी रेडी एंड दिस मॉडल केस, क्योंकि सब लोग बेनिफिट्स तो सभी लोग को याद ही हो जाएगा और जनरल भी लिख के लोग आ ही जाते हैं, है ना। एप्स के नाम सब लोगों को याद होता है, बट वेयर यू विल बी लैकिंग कि कोई बेस्ट केस आपने लिख दिया। तो ये इस एस्पेक्ट में हमें ध्यान देना है कि जैसे केस स्टडी ऑन ई गवर्नेंस, जैसे तेलंगाना ने बहुत अच्छा काम किया है, तो तेलंगाना इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। देयर आर प्लेथोरा ऑफ इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल मी सेवा पोर्टल, है ना, जैसे G2C सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट जो सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जांपल टी ऐप फोलियो फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जो एक ऐप के थ्रू में दे रहे हैं तेलंगाना, है ना, तेलंगाना में। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऑलवेज राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, टेंशन मत लो, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ को जो मैं यूज कर रहा हूं, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग बस थोड़ा समझो, है ना, समझते हैं। अब ये जो कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में सबसे आपके मॉडल आंसर में शायद कंक्लूजन नहीं होगा, है कि नहीं है, नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन आप हमेशा यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करके कुछ अच्छे पॉइंट्स आप लोग हमेशा यूज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नॉट अ पैनेशिया।
इज नॉट इटसेल्फ बाय पैनेशिया, मतलब सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं करता. फॉर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स इट रिक्वायर्स इनेबलर्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीप ग्रेटर बेनिफिट्स फ्रॉम इट. अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लाइज इन हाउ इफिशिएंटली इट हैज इनहैंस्ड पीपल पार्टिसिपेशन. क्योंकि जितना पीपल का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स कर पाओगे, उतना ही रिस्पॉन्सिव होगा सिस्टम, एंड देन इट विल लीड टू द गुड गवर्नेंस in the government functioning through the wide ICT access, bringing government and services it offers closer to the citizens, promoting accountability, transparency and responsiveness in the government functioning, and ensuring that government works better, at least at lesser cost. These are the sine qua non for the good governance. मतलब most important things हैं जो कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है ना. सो इसमें से कुछ कुछ लाइन, जैसे ये वाली लाइन तो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, और लास्ट की दो लाइन वो तो आप एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हो. सो थ्रू दिस वी कैन ऑलवेज कंक्लूड एंड दिस शुड बी आवर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये समझ में आया ई गवर्नेंस में. याद करेंगे इस थीम को. इस थीम पे कहीं और से कंटेंट सर्च करने की जरूरत नहीं है. अभी आपको मिल गया है, प्रॉपर पूरा कंटेंट मिल गया ई गवर्नेंस के ऊपर. इसमें से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बना के पहले से रख लेना है. ठीक है, ठीक है, सभी लोग करेंगे. सो लेट अस सी. ये कॉपी है ध्रुति सुंदर ओझा, ध्रुति की कॉपी है. गवर्नेंस थ्रू द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस. वेरी गुड. टू मेक मोर इफेक्टिव एंड पीपल प्रो पीपल दिस मैटर गवर्नेंस इंप्लीमेंटेड. ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है ई गवर्नेंस एक्ट ऑन द फॉलोइंग बाय मेकिंग अ स्मार्ट. उन्होंने स्मार्ट का फ्रेमवर्क दिया है ना, स्मार्ट का फ्रेमवर्क दिया है. फिर उसके बाद क्या है, ओके तो इनको फीडबैक में मिला है डायग्राम के फॉर्म में आप समझा दो, है ना, स्मार्ट के डायग्राम बना दो. वो भी ठीक अप्रोच है, और जो आपने किया वो भी ठीक अप्रोच है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेनिफिट्स है, फिर उसके बाद बेनिफिट्स में आपने लिखा है, बहुत सारे बेनिफिट्स लिखे हैं, एग्जांपल्स डाला है. बैरियर्स टू द ई गवर्नेंस, बैरियर्स टू द ई गवर्नेंस की लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 20% वाला डाटा डाला है. एंड आपने थोड़ा पॉइंट कम लिखे हैं, एक दो पॉइंट और हो जाएंगे, 3 पॉइंट ही है वैसे, क्योंकि बैरियर पे उन्होंने एम्फेसिस किया. क्वेश्चन ही बेनिफिट्स एंड बैरियर पे, तो डिवाइड करना होगा. 4-5 पॉइंट वहां होने चाहिए, 4-5 पॉइंट यहां पर भी होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए. एंड देन कोई कंक्लूजन नहीं लिखा आपने, है ना, तो कंक्लूजन हमें करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो इसमें आपको मार्क्स मिले हैं 5, 10 में से 5 मिले हैं. इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे मेन एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट कम से कम 3 नंबर मिलेंगे, है ना. तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि सारे डायमेंशंस में, जैसे वहां पर 3 पॉइंट लिखा है तो वहां पर 4-5 पॉइंट कर दीजिए, यहां पर भी 4-5 पॉइंट कर दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए. बाकी आपका स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल सही है. ठीक है, अब ये कॉपी है हमारे दीपक सर की. दीपक, तो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस ई गवर्नेंस एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट एजेंसीज दैट हैव एबिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन सेंट्रिक. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा किया है. फिर उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया, बेनिफिट्स लिख दिया, है ना, एंड देन easy governance, effective governance and also economic governance as defined by the Modi ji. Okay, benefit of e-governance, उसमें भी उन्होंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, सिटीजन सेंट्रिक एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म, PRIs, इनहैंस डिजिटल लिटरेसी, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं आपने, तो इट्स गुड. बैरियर्स के बारे में भी लिखा है आपने, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं. एंड देन कंक्लूजन आपने लिखा है. ठीक है, कंक्लूजन लिखा है. इन्होंने सारे एस्पेक्ट में बात करी है, एक एस्पेक्ट में मुझे लगता है मिसिंग है, वो क्या है, टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ सर्विसेज का एग्जांपल डालना है ना, ई गवर्नेंस की कुछ सर्विसेज का एग्जांपल डालना है, वो आप डाल सकते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल आधार हम लोग ने डिस्कस किया है ना, mygov.in हो गया, टी ऐप फोलियो भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल उमंग पोर्टल हो गया, प्रगति पोर्टल हो गया, डिजी पोर्टल हो गया, है ना. ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऑलवेज राइट. तो ये वैल्यू एडिशन आप में हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल ऑडिट के बारे में. इट इज अ पावरफुल टूल टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, accountability and people's participation in the implementation of various government schemes. Discuss, highlight through various constraints in the functioning of social audit units. Social audit units. इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन होना चाहिए. कैसा करना होगा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मैम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप इसको? कोई डेफिनेशन से. What is social audit, right? What is social audit? Then
It is a powerful tool to improve transparency, accountability and people's participation in the implementation of various government scheme. Discuss करना है and highlight the various constraints in functioning of social audit unit. तो आपका एक definition तो पक्का होना चाहिए. और कैसे help करता है? तो critical assessment of government programs by community participation. लोग ही जब गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम का क्या करने लग जाएं, ऑडिटिंग करने लग जाएं, है ना, वो कहेंगे उसको सोशल ऑडिटिंग, कि उनका क्रिटिकल असेसमेंट करने लग जाएं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको सोशल ऑडिटिंग कहेंगे. फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा में फर्स्ट टाइम क्या किया था उन्होंने, सोशल ऑडिटिंग को यूज किया एमजी नरेगा में. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इवन मेघालय का एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि हम लोग लास्ट में डालेंगे, है ना. इन्होंने यहां पर थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में इस चीज को हम लोग, अगर एक एग्जांपल हम लोग ने शुरुआत में लिख दिया है एमजी नरेगा का, एक एग्जांपल को हमको लास्ट में भी इंक्लूड करना है जो कि मेघालय का होगा, है ना, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस में है, क्योंकि मेघालय ने ऑलरेडी एक कानून बना दिया है ना, जिसके कानून बना दिया है जिसमें पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस सामने होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं और लोग डिस्कस करते हैं, है ना, कि कौन सी स्कीम इफेक्टिव रही है, कौन सी स्कीम इफेक्टिव नहीं रही है, उसके बेसिस पे वो वोट करना शुरू करते हैं, है ना. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट हैज आल्सो अनवील्ड लॉट ऑफ करप्शन केसेस इन द सिस्टम. जो भी करप्शन केसेस हो रहे हैं उसने वहां पर बाहर निकला है. तो ऑल दीज थिंग्स बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोग डाल सकते थे. नेक्स्ट इज हाउ इट हैज इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये वाला जो एस्पेक्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला, कि इट हैज रिड्यूस्ड करप्शन. फॉर एग्जांपल इन द आंध्र प्रदेश में by preventing corruption under the MG Narega. Next is it has also enhanced scrutiny in the governance process. जो भी schemes हैं उसके बारे में उस scrutiny को enhance किया है. For example less manipulation, क्योंकि आप कुछ लोगों के सामने ही ये सब कुछ लोग ही कर रहे हैं तो उनको क्या मैनिपुलेट करोगे, है ना, कि आपने कुछ बोल दिया, प्रॉमिस कुछ कर दिया और जब स्कीम की बारी आई तो कुछ और ही ले दिया, है ना, जो कि शायद आपको लगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना. हाँ, ensures accountability. Ultimately, it will lead to enhancing of accountability. Then it will increase people's participation. Now, this diagram you have to make. This diagram you have to make regarding social audit cycle. Social audit का आता है क्वेश्चन, ये डायग्राम हमें जरूर बनाना है. For example, you have to define the values and objectives. कि क्या करना है. For example, हमें किसी स्कीम का पर्टिकुलर पॉलिसी का क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, क्रिटिकल असेसमेंट करना है. देन आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस. कौन कौन से बेसिस पे हमें एसेस करना, दीज शुड बी इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं. देन कलेक्ट डाटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कि क्वांटिटेटिव मेजर में कितना इफेक्टिव रहा है, क्वालिटेटिव मेजर में कितना इफेक्टिव रहा है, वो सारे डाटा को आपको लिखना है. एंड नेक्स्ट वुड बी इवैल्यूएशन ऑफ डाटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन. आप किसी से कंपेयर करोगे कि हाँ कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि कितना वो स्कीम जो है इफेक्टिव रही है कि नहीं रही है. एंड देन यू हैव टू पब्लिक दैट सोशल ऑडिट रिजल्ट. उसके बाद फिर से उन्होंने जब इंप्रूव किया तो अगेन डिफाइन द वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर से क्या है, उसको फिर से इवैल्यूएट करना है. देन अगेन आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ द पैरामीटर्स. जो भी पैरामीटर्स हैं किस बेसिस पे आपको असेस करना है, उसके बेसिस पे, मतलब कि वो आपको मेंशन करना है. फिर से आप करोगे, यू हैव टू कलेक्ट डाटा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एंड देन अगेन इवैल्यूएशन एंड देन अगेन पब्लिक दिस सोशल ऑडिट रिजल्ट्स. तो ये डायग्राम आना चाहिए. एंड वी नो दैट कि बहुत सारे करप्शन के केसेस इस सोशल ऑडिट ने निकाले, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन वेरियस गवर्नमेंट्स. तो इसीलिए बहुत सारी सरकारें क्या करती हैं, इसको टूथ नहीं देती हैं, मतलब इसको इस पे कोई ऐसी पावर नहीं देती है कि आने वाले टाइम पे किसी ऑफिसर के पास ऐसी पावर हो जो कि डायरेक्टली आओ सोशल ऑडिट कर ले. फॉर एग्जांपल ऑफिशियल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना. सोशल ऑडिट कमिटीज बनती हैं, सोशल ऑडिट कमिटीज बनती हैं, एसएसीज बनती हैं, उसमें कोई पब्लिक ऑफिशियल नहीं देंगे, है ना, उसके लिए फंड नहीं देंगे, फंड का बहुत प्रॉब्लम है. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर विथ एवरी गवर्नमेंट. नाउ व्हाट आर द वेरियस कंस्ट्रेंट. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस कंस्ट्रेंट दैट इज ineffective manner है. For example, many states are doing social audits in an ineffective manner, and in Rajasthan 2016-17 audit in all panchayats were done twice a year with only 53 minor issues were reported. And only few states, for example, few states are yet to
सेटअप independent social audit units and so far 26 states have created social audit units. lack of stringent penalty, अगर पकड़ भी लिया, मैंने करप्शन के केसेस निकाल भी दिए तो भी कोई stringent penalty नहीं है. मैंने कहा कि मैंने निकाल लिया करप्शन के केसेस, है ना, तो उस पे क्या, अल्टीमेटली कुछ एक्शन होना चाहिए, है ना, उस पे कोई एक्शन नहीं है. फिर फंड का प्रॉब्लम है. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन एंड देन यू हैव टू कंक्लूड. अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आपको मेंशन करना है बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मेघालय वाला, एंड कंक्लूड करते हुए कि सोशल ऑडिट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू एम्पावर सिटीजंस एक्टिंग एज अ मीन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स. सोशल ऑडिट मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर इफेक्टिव लेजिस्लेशन फॉर द होल कंट्री. लर्निंग फ्रॉम मेघालय विच रिसेंटली रोल्ड आउट सोशल ऑडिट लॉ, है ना. या तो इस तरीके से आप कर लीजिए कि इनैक्ट अ मॉडल एक्ट इन लाइन विद मेघालय सोशल ऑडिट लेजिस्लेशन. मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट एक्ट passed in April 2017 made Meghalaya the first state in the country to enact social audit law. So through this you have to do introduction, body and conclusion वाले फॉर्मेट में आपको लिखना है, राइट. नाउ लेट अस सी ध्रुति की कॉपी. एक कॉपी और थी, किसी ने, तीसरे बंदे ने भी दिया था, किसी की चेक नहीं हुई है, ये दिखाना नहीं चाह रहे हैं. ओके कोई बात नहीं. तो अब आते हैं, दीपक जी की कॉपी है. सोशल ऑडिट इज इंक्वायरी अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी. सोशल ऑडिट इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम. बिकॉज अब उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं. देन उन्होंने कंस्ट्रेंट के बारे में मेंशन किया है, कंस्ट्रेंट के बारे में मेंशन किया है, ओनली थिंग, एंड देन लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है कि सोशल ऑडिट विल हेल्प इन टैकलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, सो द सोशल ऑडिट यूनिट शुड बी प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड. तो इसमें आपका क्या मिसिंग पोर्शन है, जो कि है कि पहले तो अपने आंसर्स में आपको कीवर्ड को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है. वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमेशा ही करना चाहिए, जो कि हैबिट में होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा अगर लिख भी रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए एग्जामिनर को कि बहुत अच्छा लिखा है दीपक ने. सेकेंड चीज, एग्जाम्पल्स अभी भी मिसिंग है. एग्जाम्पल्स हमें डेलिबरेटली याद करके एग्जाम्पल्स को डालना है ना, एग्जाम्पल्स को हमेशा कोशिश करना डालना है. एंड थर्ड थिंग जो मिसिंग है वो है बेस्ट प्रैक्टिस. अगर ये 2-3 चीजें हो जाएंगी, आपका एक बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, ये है कॉपी ध्रुति जी की. तो सोशल ऑडिट इज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम थ्रू विच वी कैन which can make the governance more citizen centric and make involvement of society as a whole in the process of governance. लेकिन है क्या वो, है ना, वो डिफाइन करना है. आप डिफाइन ही करना चाह रहे हैं ना इसके थ्रू, लेकिन आपने डिफाइन नहीं किया कि क्या करते हैं उसमें, असेसमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं ना, वो सब चीजें, मतलब क्या करता है ना, वो तो आपने मेंशन कर दिया, लेकिन क्या पर्पज है, डेफिनेशन क्या है सोशल ऑडिट की, वो नहीं किया आपने, है ना. उसके बाद आपको एग्जाम्पल डाल देने चाहिए थे, जैसे सोशल ऑडिट ऑफ एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो सब चीजें, है ना. लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आपका आंसर, मतलब प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, मतलब दिखता है कि अब आपने एक चीज खत्म करी है, सेकंड चीज शुरू करी. जैसे राहुल की कॉपी में, राहुल आपका नाम राहुल है, राहुल की कॉपी में भी था, हमने कल प्रीवियस कॉपीज में देखा था, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था. वैसे ही आपने भी किया, आपके में वही सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है. क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि पेन आप चेंज कर लेते हैं, इतनी स्पीड है आपकी कि यहां पर बस कर रहे हैं, वहां पर नहीं करेंगे. अच्छा वहां पर भी करेंगे, इतनी स्पीड है. अच्छा पिछली बार भी किए थे, वेरी गुड. अगर इतनी स्पीड है तो वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया. तो इट रिड्यूसेस द करप्शन, अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, पीपल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, एंड देन कंस्ट्रेंट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम्पल यहां पर भी आपने नहीं डाला है, एग्जाम्पल्स आपने नहीं डाला है, एंड कंक्लूजन इज नॉट देयर. सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस, है ना. और कोशिश करिए इस डायग्राम को, दिस इज पेट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट यूनिट पे अगर क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी के सराउंडिंग क्या ही इशू, मतलब इश्यूज हैं और कैसे सॉल्व करने वाले हैं, राइट, यही तो होगा, राइट. तो अब क्या है कि आपको कम से कम कोशिश करना है, डायग्राम तो एक डाल ही देना है. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. बहुत बढ़िया.
बहुत सही, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी गुड। मीडिया का भी रोल ले सकते हैं, बिल्कुल। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मीडिया भी पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और बहुत ही इनोवेटिव एग्जांपल जो आपने दिया, तो बिल्कुल अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो मीडिया का भी एग्जांपल आप लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन दिस क्वेश्चन, मेंशन द रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, मेंशन द रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडियन डेमोक्रेसी तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टेट का भी वही पर्पस होगा, बस एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे, है ना, वही पर्पस होगा, बस एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने लिखना है, वो जो लिखते हैं वो हमेशा ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ऑल नेशंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, दिस शुड बी हाईलाइटेड। ये है कीवर्ड्स आपका, है ना। और कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें आपको क्या चाहिए होगा, ब्यूरोक्रेसी तो चाहिए ही होगी। नाउ ऑल दीज रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेज के जो भी हैं वो सारे रोल्स आपको लिखने हैं, है ना। दीज आर फ्रॉम अवर नोट्स, तो आप कोई कोड से शुरू कर सकते हैं, एंड देन पॉलिसी एडवाइस में मदद करते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज सोशियो इकोनॉमिक चेंज, इसमें जैसे अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करेंगे, ये मैं शेयर कर दे रहा हूं, ये टेलीग्राम चैनल में आप ऑलरेडी हो ना, उसमें तो उसमें आपको लिखना है, तब भी लिखना है क्या, है ना, वो तो शेयर कर दूंगा, तो फिर लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत है क्या, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम होता कि हम लोगों ने क्लास एक्सटेंड कर दी थी लगभग 3 घंटे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं वो उतना सस्टेन नहीं कर पाते हैं। यहां पर तो इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे, उनको क्या होता है, जल्दी में कोई टैबलेट दे दे और तुरंत ठीक हो जाए, वैसा वाला चीज चाहिए होता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी हम लोग रुकेंगे, जो भी चीजें चाहिए होगा हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, इसलिए मैंने कोशिश किया कि सब चीजें लिख के एक बार शेयर कर देंगे, सारा कंटेंट जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं। तो पॉलिसी एडवाइस है। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक चेंज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर BN युगांधर है, अगर आप नेशनल लेवल पे लिखेंगे तो इनके एग्जांपल लिख सकते हैं, प्रिंस धवन का एग्जांपल लिख सकते हैं, लोहित डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर उड़ीसा का एग्जांपल देना है तो रोमाना जाफरी, उड़ीसा की एक वीडियो है रोमाना जाफरी, जिन्होंने शी हैज रीमॉडल्ड ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम, कि किसी भी स्कीम में, जो भी आपको स्कीम मिल रही है, जो भी आपका यूजर इंटरफेस है, जिसमें भी लोग यूज कर रहे हैं उसको, उसमें कोई भी ग्रीवियंस है उसको उन्होंने पूरा डिजिटलाइज करवा दिया है ना। और शी वॉज द फर्स्ट पर्सन की बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस उनका बहुत तेज है, मतलब आपने कंप्लेन किया तुरंत रिड्रेस करेंगे, तो उनका रोमाना जाफरी जी का एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करें गवर्नेंस कंटिन्यूटी, हम लोग देखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है तो भी चल रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा होता है, राइट। तो कौन कर रहा होता है काम, दिस ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती है, राइट। वैसे ही आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल उड़ीसा में IAS ऑफिसर प्रदीप कुमार जीना है, ही हैज मैनेज्ड 10 साइक्लोन, किसी डिजास्टर मैनेजमेंट आपने नाम सुना है ना, वेरी गुड। तो मैनेज्ड 10 साइक्लोन और जीरो ह्यूमन कैजुअलिटी उनका मिशन है। तो ऑल दीज एग्जांपल्स यू हैव टू राइट। एंड देन रिकॉर्ड कीपिंग में क्योंकि उनको पॉलिसी एडवाइस देना है तो उसके लिए उनके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी बेसिस पर उनको एनालिसिस करना होगा, तब तो आप एडवाइस करेंगे किसी को, है ना। तो इन दैट ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, फंक्शन तो चेंज नहीं होने वाला, वही काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज दे इन्फोर्स लॉज, दे आर वॉच डॉग्स, फॉर एग्जांपल दे सेफ गार्ड पब्लिक एसेट, जो भी उड़ीसा में कोई एसेट होगा, है ना, किसके प्रोटेक्शन में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पे होगा। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल दे आल्सो एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल इन ओडिशा देयर इज दिस मिशन ई डिस्ट्रिक्ट मिशन, जिसमें क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल सर्विसेज टू द सिटीजंस, सारी सर्विसेज के बारे में एक जगह मिल जाएगा आपको, तो ई डिस्ट्रिक्ट मिशन हो गया। फॉर एग्जांपल एजेंट, दे आल्सो एक्ट एज अ एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें तो हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल भी हुई थी ये, SI सुभाश्री नायक, नाम सुना है क्या, है ना, सुभाश्री नायक ऑफ मलकनगिरी पुलिस स्टेशन फीडेड मेंटली चैलेंज्ड वुमेन ड्यूरिंग कोरोना। तो ऐसे जो ह्यूमेन पर्सपेक्टिव है वो आपको हमेशा ही दिखाने हैं। देन दे हैव पावर एंड अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस लेवल, दे इंश्योर दैट, एंड देन यू हैव टू आल्सो मेंशन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंपीड दीज सिविल सर्वेंट, है ना।
तो बहुत सारे जैसे प्रमोशनल इनकंसिस्टेंसीज आर देयर, है ना, कि जो जिसने भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कुछ काम किया उसको प्रमोशन मिल जाता है। इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग कि दिस ब्यूरोक्रेसी क्या होना चाहिए, एक्चुअली इनको अकाउंटेबल होना चाहिए पीपल के प्रति, लेकिन दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बिकॉज क्योंकि उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर उनके विम्स एंड फैंसीज पे है, राइट। अशोक टिंकर का विद इन 30 इयर्स की सर्विस में मोर देन 55 ट्रांसफर, 56वां ट्रांसफर चल रहा है उनका ना, 56 ट्रांसफर है। हाँ, तो ये वाला एग्जांपल लिख लेंगे, ये दिस इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। और कोई एग्जांपल है ये वाला ऋषिकर, ओके, तो ये एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे, ये सारे एग्जांपल आपको निकाल के रखना है और कोशिश करिए कि उस ग्रुप में डालते जाइए। अगर ऐसा कुछ उड़ीसा से पर्सपेक्टिव में, हाँ मैं कर देता हूं, मैं बोल दूंगा। तो ग्रुप में जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उसका रोल आप हर जगह लिख सकते हैं, है ना। सेकंड इज कोई स्कीम अगर चल रही है, कोई इनिशिएटिव अगर ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव चल रहा है, वुमेन और हेल्थ से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो हमेशा आपको कोट करना है उड़ीसा के एग्जांपल। हम लोग करेंगे भी, मैं एक काम करता हूं, होमवर्क अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में भी डिस्कस करना है, तो उसका भी एक होमवर्क हो जाएगा। बाकी चीजें हम लोग थोड़ा डालना शुरू करेंगे, जिसको भी जॉब मिलता है एक जगह हो जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। सभी लोग मेहनत करेंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, इस प्रोसेस में। So this thing is there. There is a lack of transparency and accountability in the system. There are a lot of political intervention is there, and outdated rules and procedures are there. Outdated rules and procedures are there. For example, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, क्या देखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स पिरामिड इज देयर इन आवर ब्यूरोक्रेसी। क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हाँ इंप्लीमेंटेशन, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। लैक ऑफ डायनेमिज्म इज देयर, कि सच में कुछ काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा है आरसीईपी के टाइम पे क्या हुआ था, वेरी गुड। अब आरसीईपी के टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों ने साइन ही नहीं किया, आरसीईपी साइन नहीं किया, और बहुत सारे रीजंस दे दिए हम लोगों ने, जस्टिफाई कर दिया। फिर बाद में पता चला कि हम ही लोग को नुकसान हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रीटी साइन कर रहे हैं अलग अलग, उसमें कॉस्ट और ज्यादा लग रहा है। फिर बाद में पता चला क्या प्रॉब्लम था, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया था, कि वो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, है ना, उनको, क्योंकि उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा कि दे हैव टू रिड्यूस दैट इनकम एंड एक्साइज कस्टम्स वगैरह, बहुत सारे रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे, और वो सिर्फ हेडेक है उनके लिए, तो वो नहीं बनाना चाहते हैं, वो उनका इनर्शिया था, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया था। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द सिस्टम, है ना, कि और ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट आर ऑलवेज पनिश्ड फॉर देयर वर्क। जैसे अब करप्शन का केसेस तो चल ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन ओडिशा अभी का कुछ शायद पिछले हफ्ते का, अच्छा जून 2023 जून का न्यूज है कि विजिलेंस सीजेस 2 करोड़ फ्रॉम प्रशांत राउत, सब कलेक्टर ऑफ नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट। स्टोन माफिया से उनका लिंक था, स्टोन माफिया से कुछ, है ना, हाँ बिल्कुल, ये तो फेमस एग्जांपल है, सब लोग कोट करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, ये तो प्रूव्ड है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग अच्छी चीजों के लिए नाम लिख रहे हैं तो बुरी चीजों के लिए क्यों, है ना, अगर प्रूवन है तो। लेकिन अगर सिर्फ चार्जेस हैं, मतलब ऐसा है कि अभी ना किसी ने ब्लेम किया है, ऐसी चीजें नहीं, लेकिन अगर प्रूवन है, जेल जा चुके हैं, तब तो लिखना बनता है ना बॉस। उसके बाद आता है रेड टिपिज्म इज ऑलवेज देयर, है ना, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि थ्रू लोअर लेवल क्लर्क थ्रू द सेक्रेटरी लेवल देयर आर 16 हायरार्की। और सेकंड ईआरसी क्या कहता है, उसको कितना रिड्यूस करना है, सेकंड ईआरसी क्या कहता है, 16 हायरार्की है, 16 लेवल पे फाइल पास होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक एक नॉर्मल दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में एक नॉर्मल लेवल क्लर्क ने एक एप्लीकेशन लिखा कि सर दिल्ली में 3 ही टेम्परेचर होते हैं, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। अब हम लोग इतनी गर्मी में कैसे काम करें, इतना बड़ा हॉल है और उसमें एक पंखा चल रहा है, तो बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है, एक पंखा और लगवाओ, मतलब एक एसी का तो जुगाड़ हो ही जाना चाहिए, है ना। अब सीनियर लेवल क्लर्क के पास गया, सेक्शन ऑफिसर के पास गया, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसा जाते जाते पूरा कैबिनेट में मीटिंग पहुंचा। और ये पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हो गया, ठंडी आ गई, नेक्स्ट गर्मी आ गई, नेक्स्ट ठंडी आई, फिर नेक्स्ट गर्मी आई, मतलब 2-3 साल बीत गए, तब तक उनकी बात सुनी गई। तो दिस इज द प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली सेक्रेटेरिएट में ही एक स्नेक घुस गया, स्नेक। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रेड टेपिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है कि उन्होंने क्या किया, स्नेक कैचर्स
स्नेक कैचर्स के लिए एक टेंडर पास किया, स्नेक कैचर्स के लिए एक टेंडर पास किया। सांप भी सोच रहा होगा कि यार कहां घुस गए बताओ, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर इन आवर सिस्टम, जो कि और रिफॉर्म्स क्या क्या नीडेड है, दैट इज ऑलवेज देयर, है ना। मैंने लिख दिया है 360 डिग्री अप्रेजल है, इसमें मलेशिया का बेस्ट एग्जांपल है ना। प्रमोटिंग ई ऑफिस, ऑल ई गवर्नेंस प्रोसेस, प्रमोटिंग इंटीग्रिटी, इंसुलेटिंग सिविल सर्वेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिल्डिंग अ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, आउटकम ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, मिशन कर्मयोगी आप लोग डाल सकते हैं यहां पर, है ना। एंड प्रमोटिंग लेटरल एंट्री, जो कि बहुत सारी कमिटी, होता कमिटी एंड ऑल कमिटीज हैव रिकमेंडेड फॉर प्रमोटिंग लेटरल एंट्री। जो टॉप लेवल पे बनाना है उसको क्या करना है, हमको पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज करना है, और वहां पर कौन किसको बैठाओ, स्पेशलिस्ट को बैठाओ, और यहां पर जो जर्नलिस्ट है वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, दैट इज रिकमेंडेड बाय सेकंड एआरसी। तो जो भी रिफॉर्म्स अंडरटेकन है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द दिस पीडीएफ। लेट अस सी हाउ यू गाइज हैव अप्रोच्ड दिस क्वेश्चन। सर आपने लिखा है क्या? हाँ, सिविल सर्वेंट स्टील फ्रेम ऑफ अवर कंट्री as said by the Sardar Patel ji, and state needs more efficient civil servant to make state more prosperous with democracy, economic and social asset. Very good. Socio-economic changes require होते हैं। and then आपने बात करी है कि क्या क्या रोल होते हैं डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनिंग का, और फिर आपने नेशनल हुड के बारे में बात करी है। सिविल सर्वेंट कैन ब्रिंग ऑल कास्ट रिलीजन इनटू वन फ्रेम, दैट इज अ नेशनल। थोड़ा आपको थोड़ा स्पेसिफिक बात करनी है, थोड़ा जनरल हो गया है। Which decreases the menace of the caste and religious conflict and favors the process of the governance. Civil servant act as a tool to strengthen the socio-cultural democratic values. कोई एग्जाम्पल नहीं है ना, एग्जाम्पल वाले एस्पेक्ट में अभी भी वर्क करना है। जब रोल पूछा है तो आपको कोशिश करना है कुछ इश्यूज भी देने हैं, है ना। रोल पूछा है लेकिन आपको ओवरऑल आपको कुछ इश्यूज हैं, क्या एक्सपेक्टेड है उनसे ना, वो सब चीजें थोड़ा सा आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है इसको, फिर बाद में कंक्लूजन। तो आपको ये कोशिश करना है, ये डालना है, और नेक्स्ट थिंग इज आपको एग्जांपल्स डालना है सर। कंक्लूजन अभी भी मिसिंग है, तो एक पर्टिनेंट इशू चल रहा है। अब इस एस्पेक्ट में हमें नेक्स्ट पेपर में हमें सुधारना है, दिस एस्पेक्ट शुड बी इंप्रूव्ड। नेक्स्ट इज आपका जो पेपर है, ये है दीपक जी हैं, हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ में आया क्या नहीं है, अभी समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी इसको करके इनरिच कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद ऐड किया है ना। तो कोशिश करना कि ये चीज अगर पूछ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, यही हेडिंग उठा के डाल देंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, एक कंटेंट प्रिपेयर कर लेंगे। और कोशिश करिए सब लोग ऐसे कुछ इनिशिएटिव सिविल सर्वेंट के, उड़ीसा के कुछ स्कीम्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कुछ स्कीम्स, ये सब डालना शुरू करेंगे, उसी चैनल में डालना शुरू करो, तब की सबको हेल्प मिलेगी। सब लोग प्रॉमिस करो, दो इनिशिएटिव्स तो सब लोग डालेंगे, सभी लोग प्रॉमिस करो, इतना तो सर्च करो, तो अपने पास वाइड अमाउंट में एग्जांपल्स हो जाएंगे ना। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उड़ीसा के एग्जांपल्स हम लोग को ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं ना, तो अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। नाउ सिविल सर्वेंट आर नोन एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है, तरीका सही है आपका। दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस एंड देयर रोल इन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वेरी क्रूशियल। बहुत ही क्रक्स में आपने समझा दिया, क्रक्स की बात करी आपने। देन रोल ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज इन द इंडियन डेमोक्रेसी, हेल्प इन द प्रोडक्ट डिलीवरी, हेल्प इन द गवर्नमेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेट गवर्नमेंट इन द डिफरेंट फील्ड्स लाइक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, मेकिंग गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, ठीक है, थोड़ा सा जनरल हो गया। और आपको वही चीज है कि एग्जांपल जाना है, थोड़ा स्ट्रक्चर करना है, एंड देन हाँ थोड़ा एग्जांपल्स डालने, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग, so give a brief description about पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन उड़ीसा। तो सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव था, है ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यू हैव टू टॉक अबाउट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। ये सब मेंशन करने के बाद थोड़ा फिर उसके बाद उड़ीसा वाले में आना है कि इन 1948 दिस उड़ीसा ग्राम पंचायत एक्ट वाज इनेक्टेड, है ना। फर्स्ट एस्पेक्ट तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हो जाएगा, वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट एस्पेक्ट शुड बी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उड़ीसा, 1948 में आया। सब्सिक्वेंटली इन द ईयर 1961 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड, 3 टायर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड ओवर द लास्ट 50 years पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव इमर्ज्ड एज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन ब्रिंगिंग रैपिड एंड सस्टेनेबल development and socio-economic transformation. All these keywords should be there in your copy.
जैसे इक्विटी एंड इफेक्टिव पीपल्स पार्टिसिपेशन, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने लिखा भी है, ये सारे कीवर्ड्स को डालना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ये सारे कीवर्ड्स को डालना है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछेंगे और यहां पर मेजरली क्या काम करता है, कीवर्ड्स काम करेगा। द प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट aims at empowering Panchayati Raj institution in the scheduled area for economic development and social justice. In the year 2002, elections of 3 tiers of Panchayati Raj institutions held in the conformity with 73rd Amendment Act and PESA, and thereby empowering tribal people as a envisaged in PESA Act. Now, this 3-tier system has helped in eradicating poverty, uplifting the lives of the peoples in the rural area, bringing about मतलब कि healthy societies by creating awareness, हाइजीन। ये सारी चीजें ठीक हैं, इसको आप स्ट्रक्चर कर लोगे। जो क्रक्स है, मतलब जो जिसमें सच में आपका आंसर जो अलग बनाएगा, वो स्कीम्स जो इंप्लीमेंट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको प्लीज सर्च करके आप लोग को डालना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, है ना। मैंने कोशिश किया है, मैंने कुछ चीजों को और ऐड किया, मैं भी डालूंगा ना फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, और आप लोग को भी करना है। दिस इज अ पेट क्वेश्चन, अगर आएगा, अगर वो पूछते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप जनरल तो आप लिख लोगे, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे कंटेंट वाइडली अवेलेबल है। लेकिन उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या वो स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं, किस स्कीम्स में कोई मॉडल पंचायत है क्या, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला खेड़ी विलेज इन एमपी ना, वो मॉडल पंचायत है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कोई मॉडल पंचायत है क्या। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी हैव टू पुट इन। तो ये वाला होमवर्क याद करवाएंगे मेरे को, और सभी लोग कोई एक मैसेज डाल देगा कि सर इस वाले एस्पेक्ट में हमें काम करना है ना, मॉडल पंचायत कलेक्टिवली वी विल डू, सभी लोग करेंगे। कोई मॉडल पंचायत है क्या, बेस्ट प्रैक्टिस डाल सकते हैं, कोई स्कीम्स है जिस पे वर्क करते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ एग्जाम बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अगर रोल है तो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ हाँ, उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ही इंप्लीमेंट हो रहा है। लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं जो 3 लेवल के हैं ना, 3 लेवल्स, बिल्कुल। वो ये नॉर्मल डायग्राम है, सब चीजें चाहिए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ये सब चीजों पे मतलब लोअर लेवल। हाँ, 3 टायर। एंड देन, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे अप्रोच किया है, ये दिखा दो दिखा दो, नहीं तो जीने नहीं देंगे वो। दिखा दो, जीने नहीं देंगे, नहीं तो। अच्छा, आपने भी तो बनाया है, यही डायग्राम तो दिखा रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं वो नया कि जो मैं नहीं कर रहा हूं। सो आप लोगों ने भी वही चीज लिखी है जो सेम चीज है, बस आप लोगों ने डायग्राम प्रेजेंट किया अच्छे से, हैं, रोल ऑफ पंचायती समिति, एवरीबडी हैज डन दैट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, while examining the utility of citizen charter, identify various issues in its implementation and various measures। ये पेट क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। यही सेम क्वेश्चन बनाएंगे वो, है ना, कि क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म चाहिए, क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म चाहिए। तो सबसे पहले सिटीजन चार्टर क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, सिंस वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना, लेकिन इट इज देयर विथ दिस माइंडसेट। क्या है ये हमारे पास में, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, कॉलोनियल माइंडसेट है। क्या मतलब होता है मैडम कॉलोनियल माइंडसेट का, सर क्या मतलब होता है कॉलोनियल माइंडसेट का। नहीं, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग, मतलब थोड़ा ठीक है, लेकिन व्हाट इज कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट ट्रीटिंग योरसेल्फ एज अ मास्टर, अपने आप को मास्टर समझना एंड बाबू समझना, एंड अदर्स एज अ सब्जेक्ट, है ना, जो कि उनकी सेवा के लिए। रादर देन क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए कि सिटीजंस आर मास्टर एंड यू आर अ सर्वेंट, सिविल सर्वेंट हो आप, लोगों के सेवक हो आप, है ना, सिविल सर्वेंट हो। तो दिस माइंडसेट इज देयर, व्हाई, बिकॉज वी आर कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, है ना, वी आर ट्रीटिंग अवरसेल्फ एज अ मास्टर। तभी तो ना रील बनाते हैं लोग, अभी भी देख रहे होंगे कि किसी को डांट दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डांट देते हैं, क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, जो रील्स वगैरह बना लेते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर, है ना। देयर इज फेमस अभिषेक का जो सस्पेंड हुए हैं, ज्यादा नाम नहीं लेना है,
क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, फिर वो ढूंढेंगे। हाँ नहीं तो क्या उनका भी था। हाँ हाँ बहुत बहुत हाँ ओके नहीं बहुत बढ़िया। नहीं भावनाएं समझ गए, जो भावना थी वो मैं समझ गया। ठीक है, नहीं ओपी चौधरी वॉज वेरी फेमस अर्लियर, दैट इज ट्रू। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कि हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑलरेडी भेजा हुआ है जो कि हमारे फेवर में पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन इट इज एडेड बाय कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी। जिनको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होता है वो अपने आप को मास्टर ट्रीट करते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर फेलिंग। दे फेल टू रियलाइज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। जो पॉलिसीज जो ऊपर लेवल पे बनाते हैं और नीचे हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है। नाउ सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम मैं दे दूंगा, ये तो इमेज रहेगा आपके पास में, है ना, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा समझना है पहले, है ना। जिस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस ब्यूरोक्रेसी इज अकाउंटेबल टुवर्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। व्हाई दे आर अकाउंटेबल इन रियलिटी? क्यों है? बिकॉज दे ट्रांसफर देयर प्रमोशन एट देयर विम्स एंड फैंसीज, ना, उनके ऊपर है। बट इन रियलिटी व्हाट शुड हैपन? They should be accountable toward people, and there is no accountability here. These political executives are accountable toward people through elections. They are publishing their election manifesto. उनको करना पड़ता है, करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो करना पड़ता है, बातचीत तो करनी ही पड़ती है ना, बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 बहुत टाइम से उनके मैनिफेस्टो में था, अल्टीमेटली उन्होंने उसको रियलाइज करवाया, राइट। अभी टेंपल वाला जो सीन है ना, राम टेंपल अयोध्या, तो अब क्या है, उन्होंने अल्टीमेटली बहुत टाइम से उनके मैनिफेस्टो में था, उन्होंने उनको रियलाइज करवा दिया। नाउ दे आर अकाउंटेबल टुवर्ड द पीपल। लेकिन बेसिक मेजर प्रॉब्लम क्या है? दिस ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड इन रियलिटी। इन रियलिटी क्या हो रहा है कि दे आर नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड पीपल। इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या हुआ कि जॉन मेजर की गवर्नमेंट थी, है ना, ब्रिटेन में, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लेके आए? सिटीजन चार्टर। देखते हैं 22 जुलाई 1991 का न्यूज़पेपर है, कहता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर लॉन्च सिटीजन चार्टर। और उस टाइम पर उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? अ डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट राइट्स ऑफ सिटीजंस दैट गारंटीड द सिटीजन द राइट टू रिड्रेस ऑन ओकेजन्स वेयर पब्लिक सर्विस फेल टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड, है ना। क्या है, किस तरीके से अकाउंटेबल बना रहे हैं कि दैट गारंटीड द सिटीजन राइट टू रिड्रेस ऑन ओकेजन वेयर पब्लिक सर्विस फेल टू मीट सर्टेन स्टैंडर्ड। तो अब लोगों के पास क्या है? रिड्रेसल का एक राइट मिल गया, रिड्रेसल का एक राइट मिल गया। एंड हियर दे वर मेंशनिंग अबाउट, मतलब इनका कैसा इवोल्यूशन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन दे आर मेंशनिंग अबाउट विजन एंड मिशंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं ना, बहुत ही हैंडी है, ये ऑलरेडी मिल रहा है आप लोग को, है ना, तो बिल्कुल टेंशन अभी नहीं बनाना है, घर में जाके पहले समझ लेते हैं, पहले है क्या वो समझ लेते हैं, फिर आप लोग बना लेना बाद में, है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वेदर इट इज सोशल और इकोनॉमिक, हमें कैसा गवर्नेंस चाहिए? एथिकल गवर्नेंस चाहिए, एथिकल गवर्नेंस या फिर गुड गवर्नेंस चाहिए, राइट, गुड गवर्नेंस या फिर एथिकल गवर्नेंस चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC, यहां पर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर इंश्योरिंग, अकॉर्डिंग टू सेकंड ARC, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दीज लेस फाउंडेशन। कौन कौन सी? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन तीनों चीजों को इंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या है? सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या है? दीज आर कमिटमेंट्स, दीज आर कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस। क्या किस स्टैंडर्ड की सर्विसेज होंगी वो मैं, एक डॉक्यूमेंट है जो कि सामने चिपका दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, कि कौन सी सर्विसेज हम दे रहे हैं, किस स्टैंडर्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या क्वालिटी होगी, किस टाइम फ्रेम के भीतर देंगे, एंड
अगर कोई ग्रीवियंस होगा तो वो कैसे रिड्रेसल होगा, एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है उसको, है ना, ताकि सबके सामने लिखा हुआ है सारी सर्विसेज का। दैट इज विजन एंड मिशन। व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन, कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर, दैट इज विजन, एंड हमें आज क्या करना है कि वो विजन पूरा हो पाए, दैट इज मिशन, कि हमें आज ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज में हमें क्या करना है ताकि वो दूरदृष्टि जो हमारी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव हो पाएगा, दैट इज विजन। सो ऑलरेडी दीज थिंग्स आर देयर इन द सिटीजन चार्टर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज इंडियन रेलवे का है, लास्ट टाइम दे अपडेटेड वाज इन 2019, कहीं लिखा हो इन्होंने तो 2019 में इन्होंने लास्ट टाइम अपडेट किया। तो पहली प्रॉब्लम तो समझ में आया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ट्रेन चलने लग गई, है ना। फॉर एग्जांपल अभी शताब्दी में कुछ टाइम पहले 2021 या 22 में उन्होंने बोला कि जो भी आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं पैसेंजर्स को, उनके बारे में एक सिटीजन चार्टर बताओ, है ना, कि कौन सा खाना देते हैं, है ना, किस टाइम, अगर किसी की 24 आवर्स की जर्नी है, कौन सा खाना किस क्वालिटी का होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट दे रहे हैं, आप मनमानी तौर पे कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। तो कोर्ट ने बोला, उन्होंने पहले 2 बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, फिर बाद में देखा कि कुछ होता ही नहीं है सिटीजन चार्टर में, मैंने फुलफिल नहीं किया सिटीजन चार्टर, क्या कर लोगे, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, कोई भी पीनल प्रोविजन नहीं है, राइट। तो उन्होंने अपडेट करना बंद कर दिया। 2019 में यह सिटीजन चार्टर आया था उनका। लेट अस सी कि क्या इनके विजन थे। जैसे फॉर एग्जांपल विजन क्या है इनका, टू मेक पैसेंजर सर्विसेज मोर इफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल। जैसे मुझे नहीं लग रहा है कि शायद इन्होंने सेकंड ईआरसी से कॉपी पेस्ट कर दिया है शायद, है ना, यही तो हुआ है कि इफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल। हम लोगों ने लास्ट टाइम गुड गवर्नेंस के एक फ्रेमवर्क से याद किया था वो सारे पैरामीटर्स, कौन कौन से। हाँ, तो अब बताएंगे, आप लोग बताएंगे, एक करके बताएंगे। मैडम पहला पॉइंट क्या था, कंसेंसस ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्या था हमारा, चलो मैं लिख देता हूं कि चाइना की डेथ हुई, रेस्ट इन पीस, एंड नाउ पीपल आर वीपिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ टीयर्स, ना। वी आर डिस्कसिंग ऑन द पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना। तो कंसेंसस ओरिएंटेड, आर फॉर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, आई फॉर, हाँ, एंड देन पी फॉर पार्टिसिपेशन, टी फॉर, ई फॉर इकोनॉमी एंड इफिशिएंसी, ए फॉर, एंड आर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। में क्या डिफरेंस होता है, वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन प्रीवियस क्लास, है ना। हाँ, अकाउंटेबिलिटी क्या है, हाँ, जवाबदेही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग को याद है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन विजन है एंड मिशन है। अब मिशन में देखते हैं, एकदम जनरल सा, नहीं लग रहा है कि ऑन डेली बेसिस में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने इतनी जहमत उठाई ही नहीं है। सेफ एंड डिपेंडेबल ट्रेन सर्विसेज, courteous and customer friendly services, adequate level of passenger amenities in the train। मेंशन करना चाहिए ना, क्या लेवल होना चाहिए, एडिक्वेट लेवल। ये कौन सा लेवल है ना, कि एडिक्वेट आपके हिसाब से क्या है कि कि भाई चोक हो जाता है वही एडिक्वेट है, कम से कम बैठ पा रहे हो जगह पे अपने, दैट इज एडिक्वेट, है ना। क्योंकि अभी शाम को ही देखा, कल ही अभी किसी कोच का ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सेफली पहुंच जा रहे हो घर, वही एडिक्वेट है उनके लिए, उनके हिसाब से, शायद उनके हिसाब से उन्होंने डिफाइन ऐसा किया हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। देन यू विल सी, यू विल फाइंड दैट कि प्रपोज चार्टर फॉर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल रिफंड कैसे होगा, कहां पर, किस टाइम लाइन में होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन सी सर्विसेज है, क्या क्वालिटी है, किस टाइम फ्रेम के अंदर पे करना है ना, वो सर्विसेज को देंगे। फिर अगर कुछ ग्रीवियंस होता है तो कहां जाना है, कोई नोडल ऑफिसर होगा, तो टाइम लाइन्स है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे रिफंड आएगा, है ना, थोड़ा सा छोटा ही होता जा रहा है। देन बुकिंग ऑफ लगेज का, डिफिशियंसी इन टिकटिंग इश्यूज, तो लेवल फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट, तो सारे ऑफिसर्स के नाम बताए हुए हैं ना, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहां जाना है। कंसेशंस के केस में, फॉर एग्जांपल केटरिंग का रिलेटेड कोई इशू है तो कहां लेवल, किस लेवल पे आपको जाना है ना। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड। सो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू दिव्यांगजन, कहां मिलेगा, कौन सी सर्विस मिलेगी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द सिटीजन चार्टर। नाउ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है सिटीजन चार्टर, वहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वी नो दैट कि आप सामने वाले डोर से तो एंट्री होती है, लेकिन बैक डोर से एग्जिट हो जाता है। बैक डोर से एग्जिट किसका हो रहा था, कोरोना के टाइम में डेड बॉडीज जा रही थी, है ना। तो इफ यू गो इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हाट विल हैपन,
कि एंट्री तो भले भांति अच्छे से जाओगे, नहीं तो एंड एग्जिट कैसे होगा, बैक डोर एग्जिट हो जाएगा। देन तो दैट इंडिकेट्स द क्वालिटी सर्विसेज एंड इन व्हाट टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल दिस इज केवीएस का सिटीजन चार्टर है, जो कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, है ना। तो दिस विजन एंड मिशन दे हैव इंडिकेटेड। सो ऑल दीज थिंग्स कि किसी अगर मैं कहूं पोखरा यूनिवर्सिटी का है कि कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड क्या क्या चार्जेस ले रहे हैं, ये सब उनका सिटीजन चार्टर है। तो पीटर ड्रकर कहते हैं यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। अगर आप किसी को मतलब मेजर ही नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, उसको मैनेज भी नहीं कर सकते। तो पीटर ड्रकर का कोट है ना। सो दिस इज ट्रू फॉर सिटीजन चार्टर एज वेल, कि कौन सी क्वालिटी और सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए किस टाइम फ्रेम में। अगर आप वो मेजर ही नहीं कर पाए तो कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे ऑडिटिंग करोगे, कैसे मेजर करोगे, है ना। सो दिस इज देयर एंड देन दिस मॉडल केस ऑफ सेवोत्तम मॉडल, है ना। सेवोत्तम मॉडल में एक फ्रेमवर्क है सेवोत्तम मॉडल, सेवा प्लस उत्तम, कि चूंकि ये सारी चीजें अपडेट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, किसी टाइम फ्रेम के भीतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर दी जा रही है, तो एक और यू कैन से द जार्गन ही है, जो कि क्योंकि जब तक आप इन्फोर्सिबिलिटी आप इंश्योर नहीं करते तब तक कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मैं सिटीजन चार्टर बना ही नहीं रहा हूं, मुझे आपने डांट दिया, फिर से मैंने नहीं बनाया, तो कोई पीनल प्रोविजन होना चाहिए मेरे ऊपर, लेकिन कोई पीनल प्रोविजन नहीं है ना। कुछ मेरे पास कुछ पेनलाइज करो, कुछ फंड मुझको कोई फाइन करो, तब तो मैं मानूं, अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट देयर। तो सेवा प्लस उत्तम। अब उन्होंने क्या किया, इसमें एक चार्टर मार्क है, मतलब दैट इज सिटीजन चार्टर, चार्टर मार्क यूके को कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या है सिटीजन चार्टर। पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल, मतलब बस उन्होंने क्या किया है, जो पहले इंप्लिसिट था उसको बना दिया उन्होंने एक्सप्लिसिट। पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल वो तो वहां पर भी था, सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन में भी था कि नहीं था, है ना। नेक्स्ट इज सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैसे इंहांस करेंगे, थ्रू इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज, कि कुछ पहले जितने रिसोर्सेज थे कुछ लोगों को आप मतलब कि आप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे थे, नाउ थ्रू दैट दिस यूजेज ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी नाउ प्रोसेस इज वेरी रिस्पॉन्सिव, और बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों को आप फॉर एग्जांपल डीबीटी एंड जैम, नाउ विद इन पिंच ऑफ टाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सिटीजंस, है ना। So all these things, service delivery capability enhance करना, and then with this it will lead to the through citizen charter it will lead to citizen empowerment, and through the public grievance redressal, for example CPG ग्राम, उससे क्या होगा, redress satisfaction and then capacity enhancement, and overall it will lead to the improvement of quality of public service delivery। ये क्वेश्चन कहां पर आएगा, कहां पर टॉपिक है ये, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एथिक्स में, है ना। तो वहां पर भी सेवोत्तम को भूलना नहीं, क्योंकि एक टॉपिक वहां पर भी मेंशन्ड है ना, प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो सिटीजन चार्टर के बारे में इश्यूज हमें पता ही है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में भी था, वही सेम इश्यूज इन्होंने लिख दिए। जैसे कि इश्यूज क्या है, लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज देयर, नो लीगल बैकिंग, अगर लीगल बैकिंग होगी तो कोई पीनल प्रोविजन होगा, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द स्टाफ, नॉन अवेलेबिलिटी इन ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज ही पता है, और किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ट्राइबल एरिया में है, उनकी लैंग्वेज कुछ और है, बोलते कुछ है, आपने इंग्लिश में लगा दिया है सारी सर्विसेज, उनको क्या समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर लैक ऑफ मेजरेबल स्टैंडर्ड इज देयर, एंड इन वे फॉरवर्ड व्हाट यू विल राइट सेवोत्तम मॉडल। और सेकंड एआरसी ने क्या कहा है कि जैसे कि वन साइज does not fit all, सबके लिए अलग अलग बनना चाहिए। Citizen charter should be prepared for each independent unit under the overall umbrella of the organization's charter. Wide consultation which includes civil society in the process. जिनके लिए बना रहे हो उनसे तो कंसल्ट कर लो, है ना, जिनके लिए कुछ पॉलिसीज बना रहे हो उनसे तो कंसल्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट का मॉडल केस है, दिल्ली गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ स्कीम फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 40 इसेंशियल सर्विसेज, और उनमें उन्होंने मेंशन किया है ये टाइम फ्रेम होगा, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होंगी, और ऐसे आपको मिल जाएगा। अगर कोई ग्रीवियंस होगा इस पर्टिकुलर ऑफिसर को आप मतलब एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, तो बाय दैट वे यू कैन ऑलवेज राइट। ये सिटीजन चार्टर वाले में किसी को डाउट है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग देख लेते हैं, ये ध्रुति की कॉपी पहले देख लेते हैं कि सिटीजन चार्टर इज अ सेट ऑफ प्रॉमिस बाय द पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस कंसर्निंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। वेरी गुड, दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने एक डायग्राम के बेसिस पे सारे प्रिंसिपल को समझाया है,
दो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग बट इट विल ब्रिंग अ सिस्टम टू एक्ट इफेक्टिवली, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। सबसे अच्छी बात है आप अंडरलाइन कर रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बाकी सभी एस्पेक्ट में आपका सही है, सजेशंस भी आपने लिखा है, बस एग्जांपल्स मिसिंग है। एंड नेक्स्ट एस्पेक्ट इज, और आपने कंक्लूजन भी लिखा हुआ है ना, सिर्फ एग्जांपल्स आप डाल दो, कोई मॉडल केस डाल दो, है ना, मॉडल केस डाल दो आप। जैसे मलेशिया का एक एग्जांपल है, मलेशिया का एग्जांपल है जिनको चार्टर मार्क का अवार्ड मिला है। चार्टर मार्क इसमें मैंने शायद इंक्लूड किया है कि नहीं इंक्लूड किया है इंक्लूड किया था मैंने शायद। तो चार्टर मार्क का मलेशिया का एक एग्जांपल है, वो आप लिख दो मॉडल केस में। तो चार्टर मार्क का यूके का कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ जैसे हम लोगों ने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, ऐसे 6 प्रिंसिपल्स उनके हैं, उस प्रिंसिपल्स में जो खरा उतरता है उसको अवार्ड देते हैं। तो मलेशिया की गवर्नमेंट को अवार्ड मिला हुआ है ना, कि उन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो रहा है वहां पर, कि पब्लिकली वो लगा देते हैं, तो एक लीगल प्रोविजंस भी हैं। तो दैट इज बेस्ट मॉडल केस, वो आप लोग वो लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट इज, ये है कॉपी दीपक जी की, आपने अटेम्प्ट किया था? हाँ अटेम्प्ट किया है। Citizen charter are set of the commitment made by the organization, made by an organization in a public service delivery. Citizen charters यूटिलिटी क्या है आपने बता दिया सारे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, बिल्कुल सही है। मेजर्स क्या लेने चाहिए, मेजर्स टू बी टेकन, है ना। फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली विद द लीगल बैकिंग सो दैट गवर्नेंस विल बी इफेक्टिव, ठीक है। बाकी सारे एस्पेक्ट में ठीक है। एक अगर कोशिश करें कि कहीं कीवर्ड विजन एंड मिशन भी डाल दें, है ना। एक डायग्राम, 2 डायग्राम मैंने डिस्कस किए हैं, दोनों डायग्राम हर एक क्वेश्चन में रिलेट हो जाएंगे। तो आपको कौन सा डायग्राम आपको डालना है, एक डायग्राम जरूर डाल दो सिटीजन चार्टर में, है ना। या तो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डाल दो, या तो क्यों आया, सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस वाला जो एस्पेक्ट है, या फिर गुड गवर्नेंस को रिलेट करते हुए कंक्लूजन साइड में अगर डालना हो वहां पर भी डाल सकते हैं। तो 2-3 डायग्राम जो हम लोगों ने देखा है उनमें से कोई एक डायग्राम डाल देंगे, बाकी एक मॉडल केस लिख देना है। बाकी आपने ठीक किया, अच्छा अटेम्प्ट किया इस बार आप लोगों ने। नेक्स्ट इज question number 6. Now this is the same question, that is consider new emerging challenges, evaluate the need for civil services reforms in India, suggest required civil services reforms while highlighting various constraints to the civil services reforms in India. तो ये वाला एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वेरियस कंस्ट्रेंट, रिक्वायर्ड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, लेकिन न्यू इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है ना, वो वाला एस्पेक्ट क्या है। तो फॉर एग्जांपल देयर वी आर सीइंग कि इवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, जैसे कि अब एआई आ गया है ना, ड्रोन्स आ गए हैं, डीप फेक आ गए हैं, इन पे अगर आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, है ना, जर्नलिस्ट हो, लेकिन आपको क्या करना है होगा, अगर आपको इनका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन चाहिए इन सब चीजों का, तो आपको भी स्किल्ड होना होगा, है ना। फॉर एग्जांपल दीपक रावत जी भी कहते हैं, नाउ इन द गुड सेंस आई एम टेकिंग द एग्जांपल, कि दीपक रावत जी भी बहुत सारे ड्रोन वाले लोग को बैठा के बोलते मुझे पहले सिखाओ, मैं उड़ाना पहले सीखूंगा, है ना। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अब देखो बहुत सारा ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो गया, ई गवर्नेंस के थ्रू वी आर सीइंग द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। जब ट्रांसपेरेंसी हो गया तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सेकंड एआरसी के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए। बाकी तो पैरामीटर्स तो हैं ही, लेकिन 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बोला है। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से सारे फैक्टर्स आप इंश्योर कर सकते हैं, है ना। खुलेपन से आप बहुत सारे चीजें इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी वाला मैकेनिज्म है ना, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है ना, चीजें पता है कि आपको क्या मिल रहा है, कौन सी सर्विस मिल रही है, सब कुछ वाइडली अवेलेबल है, तो यू कैन मेक सिस्टम अकाउंटेबल टू दैट, है ना। आपको पता है कि ये वाली सर्विस मुझे नहीं मिली है ना, तो और इतनी देर बाद मिली है, आप ग्रीवियंस डाल दो उसमें, कितने मतलब ताकि सिस्टम और रिस्पॉन्सिव हो पाए, रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर हो जाएगा। तो विथ इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ दिस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, तो इट विल लीड टू द एनहांसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देन अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। ग्लोबलाइजेशन challenges as well that will ensure like ensuring labor welfare, ensuring free and fair market, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अमेजन वगैरह में कंपिटिटिव मार्केट, मोनोपोली वगैरह जो क्रिएट हो रही है। इवन दैट एग्जांपल कि बहुत सारे जो, अगर आप लोगों ने आपने देखा होगा तो अमेजन वगैरह में क्या करते हैं, अपने में एक अमेजन चॉइस करके डाल देते हैं, है ना, उसके फीडबैक भी बड़े अच्छे रिव्यूज कर देते हैं। अभी क्या है, एक तरीके का मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो कि फ्रंट पेज में वही प्रोडक्ट डाल रहे हो जो कि अमेजन चॉइस वाले हैं, है ना। तो हम लोग इतनी जहमत नहीं उठाते हैं कि सेकंड पेज में जाएंगे, है ना, कि फेयर प्ले ऑफ प्रिंसिपल। अब वो लोग तो यहां पर इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है। तो फॉर इंश्योरिंग
फ्री एंड फेयर मार्केट. नाउ न्यू प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया जिसमें हेट स्पीच हो गया एंड ऑनलाइन अब्यूज, ऑल दीज हैज टू बी डन. हाँ जैसे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये सब लोग इंक्लूड कर लेंगे. वेरी नाइस. एक सेकंड, एक इनसे बोलते हैं फिर. Second point is rise in social movements of transgenders because of rise. वेरी गुड, वेरी गुड. ट्रांसजेंडर, ये आपका डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. वेरी नाइस. और आप क्या बोल रहे थे सर? इन्वायरमेंटल वाला भी आपको एस्पेक्ट डाल देना है. बहुत बढ़िया. ये तीनों चीजें आप लोगों ने जो बोली है आपको कोशिश करना है. जितने डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, डी स्क्वायर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ऑलवेज रिवॉर्डेड. डी स्क्वायर, डाइवर्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, है ना. और ये रिवॉर्ड होगा अगर आपने ये डाइवर्सिटी इंक्लूड करी अपने पेपर में, तो हमेशा ये रिवॉर्डेड होगा. +1 हमेशा हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग नहीं लिख रहे होंगे. नाउ लेट अस सी, बाकी एस्पेक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ. देखते हैं कि आप लोगों ने कैसे किया. नाउ this is a copy of Deepak ji. Civil services are known for backing the government and its usefulness in the governance. थोड़ा सा जनरल हो गया, मतलब थोड़ा सा आउट. is known for backing the government. known for backing the government से क्या आप सेंस कर रहे थे? ये तो मुझे भी डिकोड करना पड़ेगा. हाँ, आज लिख दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देन नीड की जरूरत क्या है? उल्लेख कराया कि आपने पढ़ा नहीं था, तो बस लिख दिया. नेक्स्ट इज ये इनका देखते हैं, ज्योति जी का, कि सिविल सर्वेंट्स आर द एजेंट्स विच इंप्लीमेंट वेरियस. वेरी गुड, आपने अंडरलाइन किया. इंप्लीमेंटेशन, ब्यूरोक्रेसी में इंप्लीमेंटेशन वाली चीज को अंडरलाइन करना ही है ना, वो शुरुआत में आ जाना चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम ही है इंप्लीमेंट. स्टाफ एंड लाइन ना, स्टाफ एंड लाइन. तो जो जिस तरीके से उन्होंने आर्मी को इनकॉर्पोरेट किया था लाइन डिपार्टमेंट में, जर्नलिस्ट का, अकॉर्डिंग टू सेकंड आरसी दिस ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ. ये भी लिख सकते हैं, ये तो जनरल होएगा, ये भी लिख देना अकॉर्डिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी लिख सकते हैं. वेरी गुड. आपने कॉपी लिखना बंद कर दिया हो क्या आप? तो अभी कल ही डाला है क्या कि पता चला कि आज टेस्ट दे रहे हैं, मतलब कि डिस्कशन हो रहा है तो कल ही डाल दिया? नहीं, कब डाला था, कब लिखा था आपने? हाँ देखा मैंने, पता ही चल गया था, मुझे समझ में आ गया था. तो ठीक है, कोशिश करिए, है ना. अभी पहले से लिख लीजिए. अच्छा, ओके ओके, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है. देन नीड फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म. इंडिया बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ डाइवर्सिटी नीड पॉलिसी मेकर्स एंड इंप्लीमेंटेशंस so that they can act according to the need and make the use of resources properly. Then technological revolution, ये भी आपने अच्छा पॉइंट लिखा है. डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट आपने लिखा है. एंड देन रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में लिखा है. ठीक है, 4 पॉइंट्स आपने लिखे, 4 डायमेंशंस आपने कवर करिए. वेरी गुड. एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी के बारे में, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट है. एंड देन वे फॉरवर्ड. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज महानदी रिवर वाला. क्वेश्चन नंबर 7 है महानदी रिवर के बारे में. द महानदी रिवर, इंडियाज 6th लार्जेस्ट, हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ बिटर डिस्प्यूट बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. कमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, एक्सपेक्टेड है. तो हमें पता है कि 99.5% जो बेसिन एरिया है वो किसके बीच में डिवाइडेड है? ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. ओनली 0.5% ऑफ द बेसिन लाइज इन को बेसिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड झारखंड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि छत्तीसगढ़ ने क्लेम किया है 52.9% ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया ऑफ द महानदी रिवर, महानदी, एंड 89.9% ऑफ द कैचमेंट अप टू हीराकुड lies in the state and they had right to use the water of महानदी. वो कहते हैं कि हम जैसे चाहें वैसे उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना. अपर रिपेरियन स्टेट्स हैं वो, है ना, उनके पास, वो कह रहे हैं ऐसा कि हम लोग कैसे. बट अथॉरिटीज आर alleged that छत्तीसगढ़ had not kept Odisha in the loop about new infrastructure projects over महानदी रिवर. ये एक मेजर कॉन्टेक्चुअल इशू है.
कंटेंटियस इशू है, राइट? सो फर्स्ट ओडिशा गवर्नमेंट हैड ड्रॉन अप द अटेंशन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट its interest and ultimately filed a statutory complaint. Subsequently, Odisha filed a suit at Supreme Court, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए और एक ट्रिब्यूनल बनता है महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, राइट? अगर हम लोग देखें तो ये छत्तीसगढ़ है, ये हमारा उड़ीसा है, यहां से रिवर्स आ रही है और इस रिवर पे जो डिस्प्यूट है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा बेसिन एरिया है, यहां डिस्प्यूट है. नेक्स्ट इज, अगर आप देखेंगे बहुत सारे डैम्स यहां पर ये छत्तीसगढ़ ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे व्हील्स हैं, छोटे छोटे डैम्स हैं. तो एक आर्टिकल निकला था, जो लेटेस्ट आर्टिकल इनके ऊपर निकला था, द हिंदू में आया था. मैंने सोचा कि इंक्लूड करते हैं, थोड़ा पढ़ने में ठीक लगेगा, है ना? तो अभी जो जजमेंट आया था वो ये कहता है कि मैथमेटिकली क्वांटिफाइंग वाटर नीड्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ इन महानदी रिवर डिस्प्यूट. क्वांटिफाई करो कितना पानी चाहिए, लेकिन क्वांटिफाई के लिए बहुत सारा डाटा, रिसोर्स, स्टडी चाहिए होगा. तो ये तो ऐसा हो गया कि ठंडे बस्ते पे छोड़ देना है ना, वैसा वाला मैकेनिज्म आपने दे दिया. क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे क्या लिखा है. महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आस्क बोथ स्टेट टू चर्न आउट डाटा टू जस्टिफाई देयर नीड. और ये है न्यूज कब की, अभी रिसेंटली थी, 9 मई 2023, है ना? तो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है वैसे. नेक्स्ट, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आस्क, है ना? देन महानदी रिवर, इंडिया 6th लार्जेस्ट, हैज बिकम subject of bitter dispute between the state of Odisha and Chhattisgarh. While Mahanadi Water Dispute Tribunal, headed by Supreme Court Judge Justice A.M. Khanwilkar, completed its whirlwind inspection of infrastructure constructed over Mahanadi in Chhattisgarh earlier this week, Odisha is getting ready to convince the tribunal as to why it desperately needs river water for its own sustenance. उसके सस्टेनेंस का सवाल है. तो उड़ीसा क्या रख रहा है क्लेम कि मेरे सस्टेनेंस का सवाल है. अगर आप पानी ऊपर यूज कर लोगे, बहुत सारे डैम बना के, वीर्स कहते हैं उसको, WEIRS, मतलब छोटे छोटे डैम्स बना दिया है कि किसी को नोटिस भी ना हो और हम लोग पानी इफेक्टिवली यूज भी कर पाए. नेक्स्ट इज, बिहाइंड ऑल नॉइसेस ओवर डिस्प्यूट, द मोन्यूमेंटल एफर्ट इज अंडरवे टू चर्न आउट माउंटेन्स ऑफ डाटा. अब ये बड़ा चैलेंज है, विच कुड एक्चुअली हेल्प quantify the claim over every drop of Mahanadi water, an unprecedented attempt to resolve interstate river water dispute in India. The interstate Mahanadi basin is mainly spread across, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया, 0.5% यहां फैला हुआ है. Going beyond the general information on water flow in Mahanadi and its availability in Odisha and Chhattisgarh, the tribunal has taken a challenging task of mathematically quantifying water needs. और हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल ने काम किया है, जैसे 8 ट्रिब्यूनल्स ने जस्टिस दिया, सिर्फ 3 लोगों ने ही बात मानी है, बाकी लोग तो बात ही नहीं मान रहे हैं. तो जस्टिस अगर जजमेंट दे भी, सुना भी दिया, तो मेजर चैलेंज होगा कि आप एग्री करोगे कि नहीं, है ना? दैट इज अ मेजर चैलेंज. सो द लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन sought to be prepared in a specific format could run into thousands of pages covering all aspects of life. It will be humongous task to come up with the tabulation of temperature and rainfall data. अभी सारे डाटा को उनको करना पड़ेगा, नॉट मतलब डाटा ऑफ ईच डे स्पैनिंग ओवर 100 years pertaining to the thousands of places falling in the jurisdiction of Mahanadi basin, said a senior officer in Odisha's Water Resource Department. As the issue is sub judice, the authorities are not ready to be quoted. अपना नाम नहीं लेना चाह रहे. So all these things are there. So all these concerns are there. And what should be way forward? कि सबसे पहली चीज तो क्या है कि notably only 3 out of 8 existing tribunals have been given reward accepted by the state concerned. तो हमें कोशिश करना है कि जो भी एक बनता है क्वांटिफाइबल डाटा, पहले अपने कंसर्न रख दिया आपने, जो भी एक डाटा मिलता है उसके बेसिस पे जो भी जजमेंट आता है उस पे आपको क्या करना होगा, विथ लॉट ऑफ डेलिब्रेशंस आपको अल्टीमेटली उनको एक्सेप्ट करना होगा. वो भी एक चैलेंज होगा. द सेंटर हैज रिसेंटली पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ परमानेंट ट्रिब्यूनल to adjudicate all interstate river water dispute for speedy resolution. कि अगर कोई भी चैलेंज होता है, कोई भी इशू तत्काल में आता है फॉर इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, तो आप जाके वहां पर कंप्लेन करो. So that is also a good thing. Now let us see कि how you guys have approached this answer. सबसे बढ़िया चीज है कि आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, ये हैं धोती की कॉपी. महानदी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द, हाँ ये भी सही है, लार्जेस्ट रिवर इन द ओडिशा कॉल्ड लाइफ लाइन for Odisha, originated from the Amarkantak plateau, flows through the Odisha and Chhattisgarh. Origin of the dispute आपने बताया है, उसका एक हेडिंग डाल के बना दिया आपने. And then status of strife now
एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपने मेंशन किए हैं। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया। हाँ हाँ, तो वो अमरकंटक का है क्या? वो नहीं है, वो शायद वो तो एक बार आप लोग इसको क्लैरिफाई करके। हाँ हाँ, साउथ साइड, सदर्न साइड, सही करो सही करो सही करो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक कोशिश कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन में, जब जब भी ऐसे रिवर डिस्प्यूट वगैरह आते हैं, इसमें डायग्राम इंक्लूड करने की कोशिश करनी, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट तो नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में लिखना चाहिए। ये गवर्नेंस में ये वाला एस्पेक्ट तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस एस्पेक्ट में आपको यहां पर अगर डायग्राम, क्योंकि एक पेट क्वेश्चन है, अगर डायग्राम इंक्लूड कर देंगे, हाँ मैप बना देंगे, और बहुत ही इजी डायग्राम है, आप देखेंगे तो बहुत ही इजीली बन जाता है, दो बस डब्बे टाइप के ही बनाने हैं, है ना। उड़ीसा का तो वैसे भी, हाँ हाँ, कि और कहां कहां पर डैम्स हैं वो भी एक चलेगा। एंड देन बाकी आपने लिखा सही है, बट आपको यही करना है कि वे फॉरवर्ड नहीं है आपकी कॉपी में, वे फॉरवर्ड नहीं है, वो डालिए कि कैसे इशू रिजॉल्व होगा, 2-3 पॉइंट ही बस, है ना वो, और बाकी एक डायग्राम डाल देंगे तो वो सही हो जाएगा आपका जो है। ओके, आपके में तो उन्होंने डायग्राम बना भी दिया है। अच्छा ठीक है, महानदी हैज बीन मेजर कंटेंशन इशू, ठीक है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज, फिर उसके बाद आपने बैरेज के नाम लिखे, आपने अच्छा लिखा है इसमें, है ना, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना, ये बहुत अच्छा लिखा आपने। एंड देन बस वे फॉरवर्ड आप भी डालिए, वे फॉरवर्ड आप भी डालिए, एक डायग्राम इंक्लूड करेंगे, देन कंक्लूजन, है ना, तो ये एक एस्पेक्ट में ये हो जाएगा। देन पोटेंशियल्स ऑफ ई गवर्नेंस, ये तो हम लोगों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे क्या होता है, अगर आपके पास वही चीज करना है, ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने पुराने क्वेश्चन में डिस्कस किया है ना, व्हाट आर द पोटेंशियल ना, हर एक फील्ड में आप डिस्कस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज आपको कंक्लूड करना है, और इस एस्पेक्ट में आपको एग्जांपल्स जरूर डालने हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करना है इसको, ई गवर्नेंस को ना, ये तो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 which was enacted to ensure the transparency and accountability in the Indian governance, है ना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में यही बड़ा डिबेट चल रहा था कि करप्शन के अगेंस्ट में हम लोग कुछ करेंगे, मेजर चेंज लेके आएंगे, सो दैट हैज फेल्ड टू डू सो डिस्कस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, ये तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि लोकपाल है, लेकिन नाउ इट हैज बिकम जोगपाल, है ना। जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं इसको, जोगपाल। थोड़ा देखते हैं क्यों कहते हैं भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतना क्रिटिकल क्यों हो रहे हो। इट वॉज इनेक्टेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इंडियन गवर्नेंस, बट इट हैज फेल्ड टू डू सो। नाउ द मैसिव पब्लिक कैंपेन इन 2011 डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन, जो कि इंडिपेंडेंट होगा और इंपावर्ड होगा, दैट इज द कीवर्ड। क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंपावर्ड इज द कीवर्ड। उसको इंपावर करोगे, पनिशमेंट का कुछ प्रोविजन उसके पास होगा, राइट। नाउ व्हाट आर द फीचर्स फॉर देयर, एक इंडिपेंडेंस का तो एक फीचर है ही कि इज इन्विजन्ड एज इंडिपेंडेंट एंड हैज बीन अकॉर्डेड अ हाई स्टेचर एंड गिवन एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग पावर टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द एक्ट ऑफ करप्शन। पहले तो फीचर डिस्कस कर लेते हैं, फिर लूप होल्स देखेंगे। नेक्स्ट कंपोजिशन में क्या है कि लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स हैं, उसके साथ में 8 मेंबर असिस्ट कर रहे हैं। 4 कहां से होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 4 कहां से होंगे, फ्रॉम कमिटीज फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन। तो 8 मेंबर की बॉडी जो है असिस्ट कर रही है किसको, चेयरपर्सन को। जुरिस्डिक्शन क्या होगा, लोकपाल कवर ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाले में इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस नहीं है, तो फिर बचा क्या है ना। एंड देन आर्मी का नहीं है ना, आर्मी तो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन नहीं है, लेकिन लिख दिया कि PM इंक्लूडेड है, लेकिन सारी चीजें नहीं है ना, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर सुपरविजन, लोकपाल हैव
पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई। बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको सुपरिंटेंडेंस का उसको पावर है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर है, कमिटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड सीजेआई। कौन कौन है? पीएम, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड सीजेआई। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन का एक पोजीशन होनी चाहिए वहां पर, और जो कि लंबे टाइम तक नहीं था, उसके कारण उन्होंने फ्रेम ही नहीं किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। स्पेशल, हाँ स्पेशल कोर्ट आते हैं, इस बात पे भी आते हैं। स्पेशल कोर्ट होगा। द लोकपाल एक्ट क्रिएट स्पेशल कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केसेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1998, बट इट हैज फेल्ड टू डू सो। डिले इन द अपॉइंटमेंट क्यों है? टिल मार्च 2019 द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल वर नॉट अपॉइंटेड ड्यू टू नॉट हैविंग लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। नेक्स्ट इज द इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग नॉट सेटअप टू इंश्योर इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल एक्शंस on allegations of corruption. The Lokpal was empowered under the law to set up its own inquiry wing headed by a director of inquiry and its prosecution wing headed by director of prosecution, which has not been set up. है, सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं लेकिन बनाने का इंटेंशन ही नहीं है ना। कोई नहीं चाहता कि मैं खुद ही बनाऊं और अपने ही पैर, मतलब कि अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद दूं, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे मैकेनिज्म में जैसे आरटीआई जैसी चीजें हैं, है ना, सिटीजन चार्टर, ये सब चीजें जो है जो कि सिस्टम को ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं, जो थोड़ा इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए चीजें होता है। जैसे आरटीआई वगैरह इट वाज अ गुड, जब वो प्रोविजन लेके आए थे कि राइट बेस्ड अप्रोच होगा। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब लीगल अकाउंटेबिलिटी अगर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? पिनलाइज हो गई, है ना। तो अब क्या है? लीगल अकाउंटेबिलिटी थी, अब वो आपका राइट था। वैसे ही अब क्या किया? वहां से भी उन्होंने पावर खींच ली। नाउ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अगर ऐसी कोई बॉडी है लेकिन इंपावर्ड है, लेकिन बंदे को डालेंगे ही नहीं, चेयरपर्सन ही नहीं लेंगे, स्टाफ ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इंप्लीमेंटेशन क्या होगा? वीक ही होगा। अनफुलफिल्ड मैंडेट डिसीजन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। नो पैसेज ऑफ द लोकायुक्त बिल। When the Lokpal Act was passed, it was hoped that Lokayukta law will be passed by the state in the definite time frame, but the states have derailed the passage of the bill for obvious reasons. सबको पता है ना। नहीं तो इतना जो massive level of corruption is there, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। And no immunity to the, अब ये whistleblower protection act है, इसको भी weaken करके रखा हुआ है। तो all these mechanisms are helping, और दिस आईएएस लॉबी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। आपको पता है कि ये जो सिस्टम है, सबको पता है कि इनवर्स पिरामिड जो स्ट्रक्चर है चेंज होना चाहिए, ऊपर स्पेशलिस्ट बैठना चाहिए, है ना। लेकिन उनको पता है कि जितने ज्यादा सेक्रेटरी होंगे, है ना, जितना सेक्रेटेरिएट बड़ा होगा उतना हमारे प्रमोशनल एस्पेक्ट बढ़ेंगे, है ना, और हमारा लाइफ इजी रहेगा कि रेगुलर सैलरी मिलेगा, रेगुलर प्रमोशन मिलेगा, रेगुलर चीजें अच्छी होंगी, लाइफ जिंगलाला रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली वो नेशन के लिए क्या है? हाँ, तो वो, लेकिन आप लोग कहीं नहीं करोगे, क्योंकि आपको मतलब आप सिस्टम में जाओगे भी तो उसी के लिए फाइट करोगे, कि ऑब्वियसली आपके लिए भी तो वही है ना, वही काम करेगा, वही सारी एस्पेक्ट, सेक्रेसी, यही सब चीजें हमारे लिए मदद करेंगी फॉर प्रमोशनल एस्पेक्ट, है ना। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो लाइकवाइज दीज विसल ब्लोअर्स, कोई भी नहीं चाहता कि विसल ब्लोअर बने, कि मेरे बारे में कोई बजा के बाहर बता दे, है ना। अब आरटीआई वगैरह में भी क्या होता है? आरटीआई वगैरह में भी तो यही होता है कि ज्यादा बाहर से लोग नहीं पूछते हैं, ये डिपार्टमेंट वाले लोग ज्यादा ही आरटीआई इंक्वायरी करते हैं। 90% ऑफ द केसेस में हम लोगों ने आरटीआई वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, 90% ऑफ द केसेस में कौन इंक्वायरी कर रहा है? कि अपने बगल वाले बंदे का, जो बगल वाले डेस्क में बैठा हुआ है, वो उसका प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है ना, तो उसका एसीआर आरटीआई के थ्रू मांगते हैं, और मैक्सिमम टाइम यही होता है। नाउ तो सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंड किया हुआ है कि अब पीआईओ के साथ में सीआईसी, आईसी एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी उसको जज करेगा किसी भी आरटीआई को लेने के लिए, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सबको पता है कि मैं भी हूं, अगर ये भी है, अब हम दोनों सेम ही लेवल पे हैं और हम सेम ही लेवल का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनको कुछ टाइम से कि कुछ ज्यादा ही बाहर भेज रहा है ना, एक फॉरेन की ट्रिप दे रहे हैं, बाकी सब चीजें दे रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका प्रमोशन होने वाला जल्दी, है ना। तो व्हाट विल हैपन? तो तुरंत मैं क्या करूंगा? मैं एक आरटीआई फाइल करूंगा इनके एसीआर के बारे में कि क्या है इनका,
एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट में मैं देखूंगा कि इनका प्रमोशन के क्या एस्पेक्ट हैं, मतलब क्या मार्क्स मिले हैं इनको, और फिर उसके बाद अगर चीजें हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम मीडिया को कॉल करूंगा। और दिस वाज वेरी, मतलब ये वाइड केस, मतलब इस तरीके से लोग करते हैं ना, प्रैक्टिकल केस ऐसे ही होता है। मैं बस एक मीडिया को कॉल करूंगा, इनके घर में कॉल करो, इनकी जो जमीन है वो मसूरी में इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं, 2-3 जगह खरीद के रखे हुए हैं। फिर वो क्या करेंगे, मीडिया वाले इनसे पैसा मांगेंगे, आधा कट उनके पास जाएगा, आधा कट मीडिया के पास जाएगा, और आपकी लाइफ, आप परेशान। तो ये तो नॉर्मली होता है। और कोई भी, आप देखिए किरण बेदी भी कहती हैं कि लोकपाल बिल नहीं है, ये जोगपाल बिल है। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें सिर्फ समझने के लिए हैं। हाँ, सरकारी एग्जाम है, अब आपको बनना भी तो वही है यार, है ना, इतना भी क्वेश्चन नहीं कर देना। तो नाउ मोर देन 6 years आफ्टर लोकपाल लॉ रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इज येट टू प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन टैकलिंग करप्शन इन द कंट्री। ये न्यूज का था, अभी द हिंदू का लेटेस्ट जो था चल रहा था, उसमें से मैंने कटिंग निकाल के लेके आया हूं। The manner in which the Lokpal has been emasculated by the current regime closely mirrors the undermining of other institutions of oversight and accountability. 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उसको अच्छे से काम करने के लिए कोई मैकेनिज्म स्टैब्लिश नहीं किया गया। और नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि करप्शन कैसे होता है हर एक लेवल पे। RN चौबे का बोर्ड था इंटरव्यू में, तो हर बंदे से एक सवाल कर रहे थे, वो सवाल क्या कर रहे थे कि करप्शन इन इंडिया इज सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक, और वो क्या मतलब होता है, मतलब इस चीजों से क्या मतलब करते हैं और कैसे उसको आप रेक्टिफाई करने वाले हो, है ना। ये क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे, हर किसी बंदे से पूछ रहे थे। तो सिस्टमिक मतलब है ना, सिस्टम इटसेल्फ, है ना, कि इन द वेरियस सिस्टम, कि चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, है ना, एंड सिस्टमैटिक, इट इज हैपनिंग इन अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो हर एक लेवल पे आप देखोगे करप्शन, है ना। इवन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जो कि शायद अफ्रीका की किसी कंट्री में हुई, वहां पर भी सेम, हर एक डेवलपिंग कंट्री, आपको ये परेशान नहीं होना ये सोच के कि मेरे देश में ऐसा हो रहा है, मतलब मैक्सिमम ऑफ डेवलपिंग कंट्री में यही हाल है ना। कि एक रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड बैंक ने 1992 में, क्राइसिस इन द गवर्नेंस, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री को एड्रेस कर रहे थे, है ना, और सब में उन्होंने बताया द करप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमिक एंड सिस्टमैटिक। वहां से वो कीवर्ड था, उन्होंने उठाया और उन्होंने पूछ लिया। सो वी हैव सीन। अब लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त के केस में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उनको पता है अगर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो चीजें हमारे लिए गड़बड़ हो जाएंगी, तो वो कोशिश करेंगे। तो ये कहते भी हैं कि तुम इतना जो घबरा रहे हो, कुछ कांड किया है जिसे तुम छिपा रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये क्वेश्चन तो फैक्चुअली, हाँ, तो अगर किसी को मतलब याद नहीं आ रहा शिक्षा से, तो हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मैं बताता हूं, देखो करप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसी के लिए कहता हूं कि आप कार्व आउट करो इंपॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम PYQ, कार्व आउट करोगे। जब आप कार्व आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर 4 में एक क्वेश्चन करप्शन का पक्का रहता है, पेपर 2 में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा करप्शन का। मैं बता रहा हूं कुछ इंस्टीट्यूशन आपको बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसमें 2 चीजें आपको बहुत ही प्रेवलेंट है, मतलब कि एक पहला है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट और सेकंड है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। करप्शन में ये 2 टॉपिक बहुत ही पेट टॉपिक्स हैं, बहुत पेट टॉपिक, मतलब मोस्ट प्रेवलेंट थीम्स हैं। इनको प्रिपेयर करके ही जाना है, मतलब आप कार्व आउट थीम करोगे हर साल, मतलब आप देखोगे तो हर साल अल्टरनेट ईयर में या तो विसल, अभी 2022 में उन्होंने क्या पूछ लिया था, ये कहते हैं ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के बारे में पूछ लिया। वो अल्टरनेटिवली वो पूछते जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इन सब चीजों में मैं कहूंगा कि जनरल आंसर लिख के मत आओ, क्योंकि करप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, हर जगह प्रेवलेंट है, तो कोशिश करो कि इसका आपको याद हो। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, किसी और आंसर के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आपको याद होना चाहिए। आप देखेंगे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पे 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है एथिक्स में, यूपीएससी में, तो 4 क्वेश्चन मतलब एक ही थीम पे पूछ रहे हैं बार बार, तो आपको तो याद ही होना चाहिए। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट पे 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हैं यूपीएससी में, तो आपको दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इंपॉर्टेंट थीम्स को अच्छे से हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में। उसमें कोई मतलब कि सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि मुझे मैं ऐसे लिख के चलाऊं क्या, नहीं। अगर आपको टॉपर बनना है,
अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो उस जो एस्पेक्ट में सभी लोग लिख रहे हैं उस एस्पेक्ट में कमजोर नहीं बनना है, ठीक है। नहीं नहीं, एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। इश्यूज तो लिखने पड़ेंगे, इश्यूज के बिना क्या ही है ना, पेपर ही नहीं। हाँ कुछ पेट बॉडीज हैं जो कि पूछता है, उनके बारे में आप याद कर लीजिए। जैसे अभी एनसीबीसी न्यूज में था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, जो कि अभी जो अमेंडमेंट में चल रहा है। अब अगर आरटीआई के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए ना, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन वो अचंभित नहीं होना चाहिए। उसमें इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन में लोकपाल लोकायुक्त एक्ट है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें क्वेश्चन आया है तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। तो और जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो भी प्रेवलेंट है, उस पर क्वेश्चन बनेगा मैम। और कोई जो पुराना बहुत है, सीबीआई, सीवीसी, सीबीआई पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है तो वो पूछ सकते हैं कि सीबीआई इज अ केस पैरेट, है ना, केस पैरेट पे पूछ सकें, लेकिन वो पुरानी थीम हो चुकी है। तो अभी करंट में कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी प्रेवलेंट है उसके बारे में आपको जरूर पढ़ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ना। इलेक्शन कमीशन पे एक क्वेश्चन होगा, पेपर 2 में इलेक्शन कमीशन पे 101% एक क्वेश्चन होगा। उस पे आपको इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था शायद, टेस्ट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो कोशिश करना है कि वो तो याद ही करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ पीवाईक्यूज को लेके बैठ जाओ, एक बार में सारी थीम्स को प्रिपेयर कर लो, प्लीज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो मान लो हेल्प कर देंगे किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको। जैसे अब करप्शन के बारे में क्वेश्चन आया तो आप लिखोगे ना लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, है ना, और हमेशा वैल्यू एडिशन होगा, कोई और नहीं लिख रहा होगा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप लोग लिख रहे होगे, कोई और नहीं लिख रहा होगा, है ना, आप ही लोग लिंक कर पा रहे होगे, राइट। तो वो सारे एस्पेक्ट में आपको डिस्कस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट विद 4 स्टेट रिमेन अनरिजॉल्व्ड। अब ओडिशा की जो बाउंड्री है वो अगर हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश को छूता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहां पर आंध्र प्रदेश के साथ जो इशू है वो ये है मलकनगिरी, कोरटपुट, रायगढ़, गजपति, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। मतलब यहां पर सबसे बड़ा जो प्रिवलेंट इशू है वो है कोटिया ग्राम पंचायत का। कोटिया ग्राम पंचायत का, ये कोटिया ग्राम पंचायत हैज बीन इन द ओडिशा सिंस 1936। 1936 तक तो कोई इशू नहीं चल रहा था, लेकिन इन 1953 आंध्र प्रदेश क्लेम्ड कोटिया टू बी पार्ट ऑफ इट्स ओन स्टेट। आंध्र प्रदेश ने क्लेम कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑनगोइंग टसल बिटवीन 21 आउट ऑफ 28 विलेजेस इन द कोटिया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है स्टेटस क्वो होगा, है ना। नाउ दिस इज द इशू, आपको सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है। नाउ सेकंड इशू वाज रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट विद आंध्र प्रदेश ओवर रिवर ऑफ वांसदरा। सो नाउ in 2006 Odisha sent a complaint to the central government under section 3 of the interstate river water dispute act। आप section 3 अगर आप देखोगे तो कहता है, as per provision of interstate river water dispute act of 1956, when any request under section 3 is received from any state government in respect of any water dispute, the central government is of the opinion that the water dispute cannot be settled by the negotiation. The central government shall, within a period of not exceeding 1 year from date of receipt of such request by notification of the official gazette, constitute a water dispute tribunal for adjudication of water dispute। तो उन्होंने क्या बोला है, ट्रिब्यूनल बनाने के लिए विदिन 1 ईयर, 1 साल के भीतर क्या करना है, ट्रिब्यूनल। पता चल गया कि निगोशिएशन से नहीं बात बन रही है तो क्या करना होगा, एक ट्रिब्यूनल बनाना होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो वो उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो उन्होंने, नेक्स्ट इज डिस्प्यूट विद वेस्ट बंगाल ओवर 27 प्लॉट्स इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट एंड सम एरियाज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। डिस्प्यूट विद झारखंड ओवर रिवर ऑफ इन द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर बैतरनी, उसके ऊपर बारे में आपको डिस्कस करना है। एंड डिस्प्यूट विद छत्तीसगढ़, दैट इज विद छत्तीसगढ़ ओडिशा है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द विलेजेस इन द नवरंगपुर एंड झर्सगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन 2018। लेकिन मेजर चैलेंज क्या है यहां पर, आप लोगों ने ये सारे डिस्प्यूट के बारे में बात किया है, लेकिन आप लोगों ने वे हेड नहीं लिखा है ना, क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन है। तब कितने भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में हो, कुछ मतलब ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में हो, कुछ मेजर वे हेड्स तो आपको लिखने हैं, जो कि मैंने संसद टीवी से जस्ट उठाया है, कुछ नहीं। बाकी
जो भी उन्होंने सजेशन, जो सेक्रेटरी बैठ के जो सजेशन दे रहे थे, हाँ वही हम लोगों ने डिस्कस कर दिया ना कि एक नेशनल लेवल पे एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, परमानेंट ट्रिब्यूनल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने देख लिया ना, वो तो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, लेकिन वो सजेशन है। अब देखते हैं वे अहेड अकॉर्डिंग टू द संसद टीवी ना, संसद टीवी के अनुसार फर्स्ट इज कंडक्टिंग लैंड सर्वेस एंड देन डिमार्केटिंग बाउंड्रीज प्रॉपर्ली ना। पहले तो आप क्या करो कि जो सर्वेस हो रखे हैं वो ब्रिटिश टाइम से हैं, अब हमको नए सर्वेस कंडक्ट करवाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ द इंडिपेंडेंट कमिटीज, ये तो आप लोग लिख देंगे क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी वे अहेड में किसी भी इशू के बारे में एक इंडिपेंडेंट कमिटी तो आप खुद भी बना दो, सजेस्ट कर दो कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कुछ रिपोर्ट स्टैब्लिश करो, सर्वे करो, इंडिपेंडेंट सर्वे करो, ये तो आप लोग का खुद का सजेशन होना भी चाहिए, जो कि उन्होंने भी किया क्योंकि वो भी आपकी तरफ पढ़ के आगे बढ़े हैं ना। नेक्स्ट इज इंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि जिनके लिए बना रहे हो उनसे तो पहले पूछ लो। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलियंस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज को एनहांस करो। एंड देन अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज नो मैंस लैंड, मतलब कुछ एरिया ऐसा होना चाहिए कि जो कि मतलब कोई वहां पर नो मैंस लैंड होना चाहिए, वहां पर कोई पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस अगर बनाओगे तो प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्यूट होगा और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है और भी दंगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करना है कुछ लैंड ऐसी होनी चाहिए नो मैंस लैंड, जब तक कि कुछ डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक वहां पर कुछ भी कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रोचमेंट नीड टू बी स्टॉप्ड, इंटरस्टेट काउंसिल से क्या करो, डेलिब्रेशन करो, डिबेट्स करो, डिस्कशन करो ओवर द डिफरेंट इश्यूज। ट्रिब्यूनल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द इन अ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट। Judiciary can be given a role in the resolving dispute. Separate laws need to be enacted to address land dispute and political will should be there. Ultimately क्या तभी हो पाएगा ये जब there should be a political will. उसके cooperative federalism, very good point. Cooperative federalism, ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद ओके लड़ाई झगड़ा कर लेना पर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते, नेगोशिएशंस बहुत जरूरी है ना। सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत इफेक्टिव लाइन है, लिखना नहीं है ये तो समझने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल रेजोल्यूशन के बारे में हमें बात करना थे। तो म्यूचुअल रेजोल्यूशन वाइल स्टेट डिसाइड हाउ बेस्ट टू सेटल देयर डिस्प्यूट, इंडिया नीड नेशनल सेंट्रली इन्फोर्स्ड मॉनिटोरियम ऑन द एक्शन। सो म्यूचुअल रेजोल्यूशन करो, डिबेट्स करो, डिस्कशन करो, है ना, बात करते रहो ना, चीजें अंतिम में पहुंचेंगी, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगी। एंड स्टॉपिंग प्रोवोकेशन, द इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मस्ट पनिश पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस हु एंगेज इन द बॉर्डर प्रोवोकेशंस, तो उनको भी पावर दो, इलेक्शन कमीशन को ऐसी पावर होनी चाहिए। देन पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट, पॉलिटिकल एलाइट्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू इनफ्लेम पैशंस अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर टू सैटिएट देयर इलेक्टोरल एपेटाइट एंड टेरिटोरियल एम्बिशन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है कि अपने राज्य की जो सॉवरेंटी को इंश्योर करने के लिए उसके बेसिस पे आप वोट वगैरह वगैरह मांग रहे हो, तो that should not be allowed. Preventing further escalations, the task of integrating the princely state into the Union of India was far too messier. Following in Patel's footsteps is easier said than done. So through this you can always conclude. बाकी we have done that. Let us see कि आप लोगों ने कैसे इस पेपर को, लास्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया है। नाउ क्वेश्चन आपने लिखा है, ध्रुति ने लिखा है, ध्रुति लिखते हैं कि ओडिशा हैज बॉर्डर डिस्प्यूट विद द इट्स नेबरिंग स्टेट्स, प्रॉब्लम इज ऑफ बेसिकली ड्यू टू लैंग्वेज एंड इथनिसिटी। इन द नॉर्थ इट हैज प्रॉब्लम विद वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, एंड इन द वेस्ट छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ में डिस्प्यूट विद द वेस्ट बंगाल। यहां पर भी एक मैप डाल देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। उड़ीसा का मैप बहुत इजी है ना, तो कोशिश करना है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक मैप बना देना है ना। इतना टफ तो नहीं है उड़ीसा का मैप, है क्या, है ना, इतना इजी तो है। इंडिया से ज्यादा अच्छा अच्छा, हाँ इंडिया का मैप ठीक है। उड़ीसा का तो आपको खुद इन्वेंट करना है। तो डिस्प्यूट विद झारखंड के बारे में बात किया है, डिस्प्यूट विद वेस्ट बंगाल के बारे में बात किया है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एंड देन यू हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट मेजर्स के बारे में आपने बात नहीं करी है ना, उसके बारे में बात नहीं करी है। फिर मतलब कि ये तो इनकम्प्लीट टाइप का हो गया।
तो जितना मॉडल आंसर में लिखा था उतना ही आप लोगों ने भी लिखा है। देन आपने लिखा है, दीपक जी ने लिखा है डायग्राम भी बनाया, वेरी गुड ना, फर्स्ट कॉपी वेरी नाइस। फिर आप कहते हैं कि मेरे को तो सर ऐसे ही मार्क्स मिल जाते हैं, ये सब करके आ जाते हो और सबको बता रहे हो कि सर मैं तो कुछ करके ही नहीं आया। नहीं, एग्जाम में तो आपको मिल जाएगा ना, आप उसको पता रहता है कि दीपक आएगा, दीपक ने लिखा है। ओके ओके ठीक है, फिर भी लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज अप्रिशिएबल, ये अच्छा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वेरी गुड है। भले भी बाद में सबको बोल भी सकते हैं कि नहीं करके आए थे, हम तो ऐसे ही करके आ गए थे, वो इट्स गुड, लेकिन कर रहे हैं, कॉपी में आप करके आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करता है जो लिख के आए हैं, बाकी क्या ही है। उड़ीसा हैज 4 नेबरिंग स्टेट, ये हो गया, आपने बता दिया, डायग्राम बना दिया, और डायग्राम पे ही उन्होंने सारे इश्यूज समझा दिए, दैट इज बेस्ट पार्ट, है ना। फिर उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में अलग अलग उन्होंने इश्यूज को समझाया है। एंड आपने भी वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वे फॉरवर्ड डालेंगे, इसमें मैंने लिख दिए हैं सारे वे फॉरवर्ड, एंड कोशिश करेंगे। अब क्या है कि पहले क्लास को क्लोज करते हैं, फिर बाकी सारे डाउट्स लेते हैं ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर क्लोजिंग आवर क्लास। कुछ भी डाउट्स हैं तो आई एम ऑलवेज हियर, मतलब यहां पर हूं, आप अप्रोच कर सकते हैं इजिली, विप्लव सर को, यहां पर जो भी हैं बैठे हुए हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। और अभी तो मैं हूं, नेक्स्ट वीक भी हूं, हम बता रहा हूं वही इसलिए।